हाल चाल है? क्या हाल चाल है? हेलो 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 सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। सभी लक्ष्यन का बहुत बहुत स्वागत है। बेटा आपके मन में बहुत सारे डाउट होंगे, उसको पहले धीरे धीरे क्लियर कर देते हैं और समझा देते हैं। ऐसा है कि बहुत थोड़े सा सिलेबस आपका बचा हुआ है, 4-5 चैप्टर बचा हुआ है। रे ऑप्टिक्स चल रहा है, उसके बाद वेव ऑप्टिक्स होगा और रेडिएशन एंड मैटर वेव, ब्रॉगली वेवलेंथ, एटम, न्यूक्लियाई एंड सेमीकंडक्टर। तो मॉडर्न वाला सेक्शन आपको मैं पढ़ा दूंगा, बहुत इजी है साहब, उसको तो कोई भी पढ़ाई समझ आ जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, रे ऑप्टिक्स वाला सेक्शन आदित्य सर पैरेलल में लेते रहेंगे। हफ्ते में 2 या 3 दिन क्लास सर की आएगी और 2 दिन क्लास मेरी आएगी। जैसा आपका शेड्यूल चल रहा था वैसा ही चलता रहेगा, एक्स्ट्रा क्लास नहीं होगी, है ना। मे भी 1-2 एक्स्ट्रा क्लास हो जाए तो कोई खास बात नहीं है, वैसे एक्स्ट्रा बर्डन आप पे नहीं आएगा। पहली बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं, कई बच्चे थोड़े से घबरा जाएंगे कि सर वैसे ही बहुत मुश्किल समय चल रहा है और आप इतना ज्यादा क्यों पढ़ाने पे तुले हो, तो आप पे एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आएगा। दूसरी बात, मॉडर्न फिजिक्स तो कोई फिजिक्स ही नहीं साहब, ये तो केमिस्ट्री जैसी चीज है। आपको पढ़ के ऐसा लगेगा कि सर ये फिजिक्स है कि केमिस्ट्री है, ये दोनों में कॉमन है। और इसको अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो इसमें 4 सवाल फिजिक्स के भी आ जाते हैं और 4 सवाल फिजिकल केमिस्ट्री वाले सेक्शन से भी आ जाते हैं। तो बड़ा आसान है ना। फिजिक्स तो तुमने एक्चुअल में पढ़ा है, इलेक्ट्रोस्टैट, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब फिजिक्स है, ये बड़ा आसान सेक्शन है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए, रेडिएशन एंड मैटर के फर्स्ट लेक्चर में आप सभी बच्चों का स्वागत है। फर्स्ट लेक्चर में आज का हमारा गोल क्या होगा? तो साहब आज का हमारा गोल है क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट एंड फोटॉन। हम डिटेल में बात करेंगे लाइट के बारे में। लाइट क्या होता है सर? लाइट तो बात कर ही रहे थे ना। हाँ, वो लाइट का क्लासिकल अप्रोच है जो आप बात कर रहे हो। हम आपको लाइट का एक दूसरा रूप दिखाएंगे और कितना मजेदार बात होगा कि दोनों रूप आप एक साथ देखेंगे। तो आज का हमारा गोल है क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट एंड फोटॉन एंड मोक्ष विद एमआर स्टार। 2-4 आपको एमआर स्टार समझाएंगे जिससे आपको क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट एंड फोटॉन में मोक्ष मिल जाएगा, एक अलग ही नजरिया मिलेगा इस फिजिक्स को देखने का, ठीक है साहब। दूसरी बात ये, आप पूरा 11th पढ़ चुके हैं और 12th के भी लास्ट सेक्शन में आप पहुंच गए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है फिजिक्स के लिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है फिजिक्स के लिए, तो इंपॉर्टेंट का मतलब क्या होता है? जो इंटरेस्टिंग हो, या जो 11th क्लास में हो, 12th क्लास में हो, उसको इंपॉर्टेंट कहते हैं। जिसमें कम पढ़ना हो उसको इंपॉर्टेंट कहते हैं, या जिसमें बहुत ज्यादा पढ़ना हो उसको इंपॉर्टेंट कहते हैं। वेलकम एमा सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा स्वागत किया बहुत ही जोश और जुनून से। बेटा ऑप्टिक्स भी पैरेलल चलता रहेगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ऑप्टिक्स भी पैरेलल चलता रहेगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा है? तो मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन वो होता है जिसका क्वेश्चन बाय कंटेंट रेशियो बहुत हाई है। क्वेश्चन बाय कंटेंट रेशियो क्या होता है? क्वेश्चन डिवाइडेड बाय कंटेंट रेशियो बहुत हाई है। क्वेश्चन कौन सा? जितने की क्वेश्चंस मॉड्यूल में होते हैं वो वाला क्वेश्चंस नहीं बेटा, क्वेश्चंस वो जो एक्चुअल में नीट में आता है, 45 क्वेश्चन जो नीट में आते हैं, डिवाइडेड बाय कंटेंट, उस क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग कितना ज्यादा आपको कंटेंट पढ़ना होता है, उसको कहते हैं क्वेश्चन बाय कंटेंट रेशियो। और क्वेश्चन बाय कंटेंट रेशियो सबसे ज्यादा हाई होता है, सबसे हाई होता है यूनिट एंड डायमेंशन का। बहुत छोटा सा सेक्शन है यूनिट एंड डायमेंशन में, मुश्किल से 2-3-4 क्लास लगता है पढ़ने में और उससे 3 से 4 सवाल पूछे जाते हैं। 4 क्लास और 4 सवाल, सोच रहे हो? तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन एंड 4 सवाल, ये है यूडीएम। तो यूडीएम का क्वेश्चन बाय कंटेंट रेशियो बेटा होता है 1 और 1 सबसे हाई है। 4 क्लास और 4 क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं। मॉडर्न फिजिक्स की अगर हम बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स में न्यूक्लियाई तक या पूरा सेमीकंडक्टर मिला लूं तो मैक्सिमम आपको 14 to 15 क्लास लगेगा। सर सवाल कितने पूछे जाएंगे? 7। तो इसका क्वेश्चन बाय कंटेंट रेशियो मैं आपको बता देता हूं ना। एक सवाल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दूसरा सवाल मैटर वेव से, मैटर वेव से। तीसरा सवाल एटम की बेसिक प्रॉपर्टी से। चौथा सवाल हाफ लाइफ से। उसके बाद सेमीकंडक्टर में गेट से, ट्रांजिस्टर से और डायोड से। मतलब यहां पे टॉपिक ही लिख दिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7। और बाइंडिंग एनर्जी से एक सवाल और आ जाता है, बाइंडिंग एनर्जी वर्सेस मास नंबर के ग्राफ से। तो ऑलमोस्ट मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन बाय कंटेंट रेशियो 0.5 है। और मॉडर्न फिजिक्स में जो आपको थ्योरी पढ़ना होता है ना, बहुत आसान सा थ्योरी है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल सेक्शन है, लेकिन इस तरीके से कंटेंट आपको डिलीवर किया जाएगा एकदम कहानी के फॉर्म में, स्टोरी के फॉर्म में। सारे कंसेप्ट अरेंज किए हुए सेमीकंडक्टर के भी। सेमीकंडक्टर पढ़ते समय आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत बड़ी चीज पढ़ रहे हैं, नहीं विजुअलाइज हो रहा है, एकदम कहानी सुनाऊंगा और सेमीकंडक्टर खत्म। समझ में आया कि नहीं? मॉडर्न फिजिक्स में भी कई ऐसी चीजें मैं आपको समझाऊंगा जिससे आपका तीसरा आंख खुल जाएगा साहब। है नहीं, लेकिन उसको पैदा करेंगे तीसरे आंख को और तुम्हारा तीसरा आंख खोल दूंगा। ऐसा लगेगा कि चीजें बहुत आसान है। समझ में आया कि नहीं? तो बहुत इजी सेक्शन है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन लेंथी कैलकुलेशन नहीं होता। सर क्वेश्चन बाय कंटेंट रेशियो लो किसका है फिर? मैकेनिक्स का। मैकेनिक्स आप 2-2 3-3 महीने पढ़ते हैं और मैकेनिक्स से सवाल कितने आते हैं? 5-6। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का नहीं, ये नहीं कह रहा कि उसको पढ़ना जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है पढ़ना। नीट 2020 में, सॉरी 21, नीट 21 में पहली बार ऐसा हुआ है कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से भर भर के सवाल पूछ लिए। नहीं तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से सिर्फ 7-8 सवाल पूछे जाते थे, इस बार 13 सवाल पूछे, दुगना पूछ लिया। पहली बार ऐसा हुआ है पूरे हिस्ट्री में कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से इतने ज्यादा सवाल पूछ लिए गए। ये तो 7-8 सवाल आते थे बस। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आप कितने दिन पढ़ते हो बताओ? कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैट से लेके ईएमएफ तक कितने दिन तक पढ़ते हो? सोच के बताओ। और कितने उससे सवाल आते हैं?
पूरे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स अगर तुम सोचो तो सवाल आते थे 9-10 मैक्सिमम समझ में आया कि नहीं, लेकिन इस बार उससे भी ज्यादा पूछ लिया पूरे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वाला जो सेक्शन, मैकेनिक्स की अगर बात करूं तो काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स इन अ प्लेन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, रोटेशन, ये 6-6 महीने तक हम पढ़ते हैं। सवाल कितने आते हैं? 7-8। तो उन सब के कंपेयर में ये सेक्शन बहुत कंफर्टेबली आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ लेक्चर्स भी ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि कंटेंट ज्यादा है ही नहीं, लेकिन क्वेश्चन इससे अच्छे खासे पूछे जाते हैं। और सबसे खास बात तो मैंने ये आपको बता दिया है, केमिस्ट्री के भी सवाल यहां से पढ़ के आप कर सकते हो, है ना। ये दोनों में कॉमन है, मॉडर्न फिजिक्स का सेक्शन दोनों में कॉमन है। समझ में आया कि नहीं आया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मॉडर्न फिजिक्स का स्टार्टिंग कहां से हुआ था, मॉडर्न फिजिक्स का ओरिजिन कहां से स्टार्ट हुआ था, उसके बारे में बात करते हैं। मॉडर्न फिजिक्स को समझने के लिए सबसे पहले आपको लाइट के हिस्ट्री पे जाना पड़ेगा। लाइट के हिस्ट्री पे जाना पड़ेगा। लाइट के बारे में सबसे पहले किसी ने क्या सोचा था, एक्चुअल में लाइट में जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ ना, उसी की वजह से मॉडर्न फिजिक्स का ओरिजिनेशन हुआ है, मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब देखिए ध्यान से। सबसे पहले न्यूटन साहब आते हैं, सभी का सबसे महान और सबसे पहला, सबसे ज्यादा महान साइंटिस्ट न्यूटन साहब। 1670 सेंचुरी में लाइट के बारे में सबसे पहला स्टेटमेंट उन्होंने दिया था, लाइट इज अ पार्टिकल, लाइट इज अ पार्टिकल एंड दैट पार्टिकल इज कॉल्ड कॉर्पस्क्यूलर पार्टिकल। और लाइट को पार्टिकल एज्यूम करके उन्होंने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन किया था। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन किया था किन्होंने? न्यूटन साहब ने। न्यूटन साहब का जो दर्जा था वो सिर्फ साइंटिस्ट का नहीं था, वो भगवान का था। साइंटिस्ट कम्युनिटी में जो साइंस पढ़ते थे, जो रिसर्च करते थे, न्यूटन साहब को भगवान मानते थे साहब। और उन्होंने सबसे पहले लाइट के बारे में बोला था, लाइट इज अ पार्टिकल एंड दैट पार्टिकल इज कॉल्ड कॉर्पस्क्यूलर पार्टिकल। और उस पार्टिकल नेचर पे उन्होंने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को डिफाइन किया था। लेकिन इस थ्योरी के मात्र 20 साल बाद 1670 से 1690 में एक साइंटिस्ट साहब हाइजन, इनके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे। अभी तो न्यूटन साहब के बारे में पढ़ रहे होगे रे ऑप्टिक्स में। रे ऑप्टिक्स न्यूटन साहब ने ही लिखा था, उसके बहुत सारे थ्योरम, न्यूटन्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, न्यूटन्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आपने पढ़ा है। अब अगले चैप्टर में जाओगे, अगले क्लास में जाओगे, मतलब अगले चैप्टर में जाओगे तो तुम पढ़ोगे वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में हाइजन साहब ने वेव ऑप्टिक्स को डिफाइन किया था। हाइजन साहब कहते हैं जो न्यूटन से एज में बड़े थे, थोड़ा सा समझना, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, थोड़ा सा समझना। हाइजन साहब न्यूटन से 20 साल बड़े थे। हाइजन साहब कहते हैं कि नहीं यार, न्यूटन ने ना गलत बोल दिया, क्योंकि जो लाइट है वो तो शो करता है इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, और ये तीनों ऐसे फेनोमेना है जो पार्टिकल का नहीं हो सकता। पार्टिकल से आप इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं शो करा सकते, पार्टिकल से डिफ्रैक्शन नहीं हो सकता। इंटरफेरेंस आपने वेव ऑफ साउंड वेव में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, इंटरफेरेंस, दो वेव का इंटरफेरेंस होता है, दो पार्टिकल का इंटरफेरेंस नहीं हो सकता। ये अभी आगे पढ़ेंगे आप, वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। तो हाइजन कहते हैं नहीं यार, न्यूटन साहब ने ना कुछ गलती कर दी लाइट को पहचानने में। लाइट तो वेव होना चाहिए, क्योंकि एक वेव का इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन हो सकता है, और यहां पे वेव लाइट डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन और इंटरफेरेंस शो कर रहा है। तो उन्होंने बोला कि चलो लाइट वेव है। तो लोगों ने पूछा कि वेव तो दो तरह का होता है, मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव, ये कौन सा वेव है? अभी अभी आपने ईएम वेव में पढ़ा होगा कि ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक नॉन मैकेनिकल वेव है। नॉन मैकेनिकल का मतलब इसको मीडियम नहीं चाहिए, और मैकेनिकल का मतलब इसको मीडियम चाहिए। तो हाइजन साहब ने कहा कि नहीं नहीं यार, ये मैकेनिकल वेव है। ये कैसा वेव है? मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव को चलने के लिए तो मीडियम चाहिए। तो लोगों ने पूछा कौन सा मीडियम है जो लाइट को सन से लेकर के अर्थ तक पहुंचा रहा? हाइजन साहब कहते हैं है ना, लेकिन उनको पता तो था ही नहीं, वो तो बस गेस कर रहे थे। पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन के बेसिस पे ये पार्टिकल का नहीं हो सकता, सिर्फ वेव का हो सकता है, और लाइट ये शो कर रहा है तो लाइट वेव होना चाहिए। तो उन्होंने बोला चलो लाइट मैकेनिकल वेव है। तो कौन सी मीडियम है जो लाइट को सन से लेकर अर्थ तक ला रही? इस बारे पे हाइजन ने सोचा ही नहीं, तो उन्होंने तुक्का लगा दिया। क्या तुक्का लगा दिया? उन्होंने बोल दिया ईथर। ईथर इज अ मीडियम required for light wave, उन्होंने बोला ईथर मीडियम है। बट साइंटिस्ट कम्युनिटी के जो लोग थे, दूसरे साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि नहीं यार हाइजन, तुमने जीवन में क्या किया है? तो हाइजन ने बोला मैंने लाइट के बारे में पता किया है। और आइंस्टाइन, न्यूटन ने क्या किया है? तो न्यूटन ने तो थर्मोडायनेमिक्स में भी लॉ दिया है, मोशन में भी लॉ दिया है, कोलिजन में भी लॉ दिया है, और कई ऑप्टिक्स में भी लॉ दिया है। तो ज्यादा डोमिनेटिंग साइंटिस्ट कौन होगा, कौन सही होगा और कौन गलत होगा? तो ऐसे थोड़ी ना होता है कौन सही होगा कौन गलत होगा। लोगों ने कहा हाइजन को चल साइड ले, तू बहुत फेंक रहा है। ऐसे थोड़ी ना तू कुछ भी कहेगा और हम मान लेंगे। हमारे लिए न्यूटन साहब भगवान है, वो जो कह देंगे उनसे हम एक्सप्लेनेशन नहीं मांगेंगे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि न्यूटन से जाके एक्सप्लेनेशन मांग ले कि बताओ साहब तुमने पार्टिकल क्यों ही बोला। लेकिन सब लोग मिलके बेचारे हाइजन को घेर लिए और कहा नहीं 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 तुम बताओ कैसे बोल दिया तुमने वेव। हाइजन ने बोला यार डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन हो रहा है, जांच के न्यूटन से बोल तो कि इसको एक्सप्लेन कर रहे। तो किसी की हिम्मत नहीं कि न्यूटन के पास चला जाए, लेकिन सब लोग मिलके बेचारे हाइजन को पकड़ लिए। तू बता
कैसे हो जाएगा वेव, कैसे सन से यहां तक आएगा, बेचारे ने एक्सप्लेन भी किया और ये सब कुछ सही एक्सप्लेन कर रहा है। लोगों ने बोला हाइजन को, अच्छा चलो तुम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को डिफाइन कर दोगे वेव नेचर से, इसने कर भी दिया। इसने वेव नेचर से रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, या नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे, एक्सप्लेन। तो भी इसका कोई नहीं सुना, बोला ना चल हम तो न्यूटन को ही मानेंगे, न्यूटन भगवान है, न्यूटन ने बोला पार्टिकल मतलब पार्टिकल, नो वेव, पार्टिकल मींस पार्टिकल। हाइजन को कोई नहीं इज्जत दिया, हाइजन के थ्योरी का कोई एक्सेप्टेंस नहीं हुआ। लगभग 70-80 इयर्स बाद एक साइंटिस्ट आता है मैक्सवेल। मैक्सवेल कहता है किसी एक्चुअल में लाइट पार्टिकल नहीं है और लाइट मैकेनिकल वेव भी नहीं है। एक्चुअल में लाइट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव, लाइट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव, इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए। और ये नॉन मैकेनिकल वेव एक्जैक्टली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बना है, जो आपने ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के चैप्टर में पढ़ा था। और उसने बोला कि इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं चाहिए क्योंकि नॉन मैकेनिकल वेव है, ये ट्रांसवर्स इन नेचर होता है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं और वेव इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलता है। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया और वेव इस डायरेक्शन चल रहा है, ऐसे वेव इस डायरेक्शन में चल रहा है ना। या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, जैसे ऐसे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, वेव तुम्हारी तरफ आ रहा है, एकदम घुस जाएगा कैमरे में वेव। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, वेव तुम्हारे अंदर आ रहा। ये बोला कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड और वेव के मोशन का डायरेक्शन एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है और जो एनर्जी होती है वो एनर्जी कंटिन्यूअस होती है। सर किसकी? एनर्जी ऑफ लाइट इज कंटिन्यूअस, वो डिस्क्रीट नहीं होता है। और तब तक बहुत दुख की बात है, न्यूटन साहब गुजर चुके थे, न्यूटन साहब का देहांत हो गया था और लगभग 100 साल बाद धीरे धीरे न्यूटन का डोमिनेंसी कम होने लगा और लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो न्यूटन से गलती हो गई होगी, लाइट वेव है। लेकिन कौन सा वेव है? नॉन मैकेनिकल वेव है। और इसने प्रूव कर दिया कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो नॉन मैकेनिकल वेव है उसकी स्पीड और लाइट की स्पीड सेम होती है, मतलब लाइट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव। पूरी दुनिया के साइंटिस्ट कम्युनिटी ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है लाइट वेव है और सब लोगों ने फटाफट एक्सेप्ट करने लगा। बहुत सारे रिसर्च पेपर आ गए, जर्नल सब गए, लाइट वेव है, लाइट वेव है, पूरी दुनिया में ढिंडोरा पिटवा दिया गया, लाइट वेव है, लाइट वेव है, कोई बात नहीं, न्यूटन ने वैसे ही 50 नियम दिए हैं, एक में थोड़ा फॉल्ट निकल गया तो क्या दिक्कत है, चलो कोई बात नहीं। हालांकि भगवान अभी भी यही है, लेकिन भगवान से भी गलती हो जाती है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले न्यूटन ने बोला लाइट पार्टिकल है, फिर हाइजन ने बोला लाइट मैकेनिकल वेव है, फिर मैक्सवेल 1865 में बोला लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और दुनिया वालों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। एनर्जी ऑफ लाइट कंटिन्यूअस होता है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि लाइट बीम की एनर्जी कुछ भी हो सकती है, 10 जूल, 50 जूल, 6 जूल, 8 जूल, 9 जूल, 6 जूल, कुछ भी हो सकती है, 8.778 जूल, कुछ भी हो सकती है। या आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ा होगा कि एनर्जी ऑफ लाइट इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस वेव बनता है, वेव कंटिन्यूअस होता है, डिसकंटिन्यूअस थोड़ी ना होता बेटा। ओके, पूरी दुनिया ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, किताबों में लिख दिया, लोग एग्जाम में लिख आए लाइट वेव है, लाइट वेव है, लाइट वेव है। और तभी आफ्टर 35 ईयर 1901 में एक साइंटिस्ट आता है मैक्स प्लैंक, वो कहता है अरे रुको, ब्लैक बॉडी रेडिएशन नाम की एक फिनोमेना है और उसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे वेव नेचर से, लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एज्यूम करके, लेकिन वो एक्सप्लेन हो ही नहीं रहा। क्या नहीं हो रहा? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और जैसे ही उसने लाइट को पार्टिकल माना, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सप्लेन हो गई। तो उसने बोला नहीं 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 नहीं, लाइट वेव नहीं है, बदल दो कहानी सब। असल में भगवान से गलती नहीं होता, भगवान भगवान होता है, बाप बाप होता है, डोंट टीच फादर, डोंट टीच फादर हाउ टू मेक लॉस, डोंट टीच फादर हाउ टू मेक लॉस। फिजिक्स का नियम कैसे बनेगा बाप को मत सिखा, बाप सही था तेरा। और वो बाप कहता है कि लाइट एक्चुअल में पार्टिकल ही है और उस पार्टिकल को हम कहते हैं फोटोन, और उस पार्टिकल को फोटोन एज्यूम करके ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दो ऐसे फिनोमेना थे जिसको एक्सप्लेन किया गया। मतलब अल्टीमेटली दुनिया को मजबूर होना पड़ा ये एज्यूम मानने के लिए कि लाइट सच में पार्टिकल है और बाप सही था, न्यूटन सही था। दुनिया को ये मजबूर होना पड़ा, हाँ लाइट पार्टिकल है। नहीं मानोगे तो बात बताओ, चलो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करके दिखाओ। तुम्हें पता है, तुमने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब पहली बार देखा गया था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पता है 1887 में, 1887 में, और पहली बार एक्सप्लेन हुआ था 1920 में, 1887। हाँ, और 1920, हाँ, 40 साल लगते फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में। हाँ, सब क्यों लगे? क्यों लगे? इसलिए लगे कि न्यूटन को लोगों ने अंडर एस्टिमेट कर लिया था, इसलिए लगे कि लाइट को वेव एज्यूम कर रहे थे, लाइट को वेव एज्यूम कर रहे थे, वेव, लेकिन लाइट तो वेव है ही नहीं। अल्टीमेटली लाइट तो निकला पार्टिकल। सुनो 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 सुनो, लाइट को सुनना, लाइट को वेव एज्यूम करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था। 20, 30, 40 साल लग गए थे, लेकिन लाइट को वेव एज्यूम करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं हो रहा था। अच्छा, हाँ, और वही ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन हो गया लाइट को पार्टिकल एज्यूम करते ही। मतलब लाइट क्या है?
पार्टिकल है और लाइट की एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। एनर्जी ऑफ लाइट इज क्वांटाइज्ड। एनर्जी ऑफ लाइट इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का क्या मतलब होता है? जैसे इलेक्ट्रॉन की चार्ज क्वांटाइज्ड होती है, इलेक्ट्रॉन पे कोई भी चार्ज पॉसिबल नहीं है। एक बात बता, तूने पहला थ्योरम 12th में तो यही पढ़ा होगा ना कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। उसी तरीके से लाइट की एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। कोई भी एनर्जी लाइट की पॉसिबल नहीं है, क्वांटाइज्ड मैटर में होता है। जिस तरीके से चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई भी पॉसिबल नहीं है, 1.6 × 10⁻19 कूलम के ऑर्डर में ही चार्ज होता है। उसी तरीके से एनर्जी ऑफ लाइट क्वांटाइज्ड होती है। अभी पढ़ाऊंगा। मतलब मॉडर्न फिजिक्स में लाइट की एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है और क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग लाइट की एनर्जी कंटीन्यूअस होती है। ये कहता कुछ भी हो सकता है, ये कहता कुछ भी नहीं हो सकता, एक क्वांटाइज्ड मैटर में चलता है। अच्छा हाँ, अब सोच क्या हुआ होगा दुनिया में, बता, सोच के बता क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा पूरी दुनिया में, क्या हो गया होगा साहब? वर्ल्ड वार छिड़ गया, वर्ल्ड वार, लड़ाइयां शुरू हो गई, लोग लड़ने लगे, झगड़ने लगे। सर क्यों, क्या दिक्कत था? बढ़िया तो एंडिंग हुआ, बाप होता है, पार्टिकल लाइक पार्टिकल ही होगा, सब सही तो चल रहा, अब क्या दिक्कत होगी साहब? भाई लोगों ने सबने तो फील दिला दिया। अच्छा, जिसको फील नहीं आता है ना उसको घर आके फील दिलाता हूं मैं। कंफ्यूजन बढ़ गया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कंफ्यूजन बढ़ गया, लोग पागल हो गए। हाँ, लोग पागल हो गए। सुनो, हुआ क्या, जिनको थोड़ी बहुत साइंस की समझ थी, जो थोड़ा बहुत साइंस समझते थे, जो पढ़ रहे थे, पीएचडी कर रहे थे, बीएससी कर रहे थे, एमएससी कर रहे थे, तुम्हारे जैसे 12th में थे, जो थोड़ा बहुत साइंस जानते थे, उनमें अलग अलग लोगों में बट गए। जो थोड़े से बुजुर्ग टाइप के लोग थे, बूढ़े लोग थे, बूढ़े साइंटिस्ट होते हैं ना, जो एमफिल जो पीएचडी वीएचडी कराते हैं लोगों को, बूढ़े साइंटिस्ट, बूढ़े लोग मैक्सवेल और हाइजन को सपोर्ट करने लगे। न्यूटन का समय तो बहुत बीत गया था, ये बहुत पहले बेचारे गुजर गए थे, लेकिन ये जिंदा थे और ये बूढ़े हो चुके थे। तो जो बूढ़े लोग थे ना, बूढ़े साइंटिस्ट, बुजुर्ग साइंटिस्ट, चचा लोग, चचा टाइप जो लोग थे, वो मैक्सवेल को सपोर्ट करते थे। और जो थोड़े से मेरे जैसे यंग टाइप लोग थे, एकदम हैंडसम एंड डायनेमिक, वो कहते थे मैक्सवेल सही है, लाइट पार्टिकल है। और बूढ़े लोग कहते थे नहीं, लाइट वेव है। अब दो थ्योरी पैरेलल में चलने लगी, दो थ्योरी पैरेलल में चलने लगी। कुछ लोग कहते थे लाइट वेव है, कुछ लोग कहते थे लाइट पार्टिकल है। बड़ा कंफ्यूजन, बच्चे फेल होने लगे तुम्हारे जैसे। तू लिख रहा पार्टिकल और जो मास्टर चेक कर रहा वो बूढ़ा आदमी, मास्टर कहा नहीं वेव है और तू लिख क्या है पार्टिकल। बच्चे फेल होने लगे साहब। सब कब की बात है? 1901 में। क्योंकि पेपर चेक करने वाले मास्टर कैसे होते थे? बेचारे बूढ़े से, वो कहते नहीं लाइट वेव है। और छोटे छोटे बेचारे बच्चे जो 12th वाले होते थे, वो थोड़े से यंग एंड हैंडसम डायनेमिक्स लोग, मैक्स प्लैंक बहुत हैंडसम आदमी हुआ करता था, उसको सपोर्ट करते थे। तो क्या बात कर रहे हो? और क्या, वेव वर्सेस पार्टिकल की लड़ाइयां छिड़ गई। और जिनको साइंस की समझ नहीं थी जिनको साइंस की समझ ही नहीं थी साहब, जो आर्ट्स वाले थे, जो लॉ वाले थे, जो म्यूजिक के स्टूडेंट थे, आर्ट्स के स्टूडेंट थे, कला के स्टूडेंट्स थे, वो कहते हैं बढ़िया वो है, साइंस के चक्कर में नहीं पड़ा, ये तो कुछ भी नियम बना देते हैं, बड़ा खराब है साइंस, बड़ा खराब है, तो कुछ भी लोग बना देते साहब। कभी बोलते हैं आज सुबह के बोला पार्टिकल, कल सुबह के बोल रहे वेव, ये बड़ा खराब लोग है यार, बढ़िया वो साइंस नहीं पढ़ा। वो लोग पागल समझते थे साइंस वाले को। खैर ये बड़ा खराब इनका सिस्टम है। और उन्हीं आर्ट्स और लॉ का एक स्टूडेंट था जो लॉ कर रहा था, लॉ मतलब समझ तो एलएलबी, एलएलबी इंडिया की भाषा में एलएलबी, उसका नाम था डी ब्रॉगली। उसका एक पेपर था हिस्ट्री और लॉ कर रहा था। उसने देखा अरे यार तो मजाक चल रहा है साइंस में, कोई भी कुछ भी बोल रहा है, लाओ थोड़ा मैं पढ़ के देखता हूं। अब देखना एक आर्ट्स वाले ने कैसे साइंस वाले की बेइज्जती करी, उतार दिया साहब एकदम। तुम थोड़ा सा कम समझते हो ना आर्ट्स वाले को, तुम्हें पता नहीं होगा, तुमने पढ़ लिया होगा, आज सुन लो, और मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये सच है। एक आर्ट्स वाले ने कैसे साइंस वाले की उतार दी। एक ऐसा बच्चा 18 साल का, एक ऐसा यंग स्टूडेंट, किसका स्टूडेंट? हिस्ट्री का, जो एलएलबी कर रहा था। उसने बोला कि लाओ यार, इन साइंस वाले साइंटिस्टों की बस की नहीं है, इधर लाओ। जॉली एलएलबी टाइप थे डी ब्रॉगली साहब, है ना, बहुत ही मस्त। उन्होंने बोला कि अच्छा बताओ, पुरानी कहानी से बताओ। उन्होंने पूरी किताबें पढ़ी। अच्छा, न्यूटन ने बोला पार्टिकल, फिर बोला मैकेनिकल वेव, फिर मैक्सवेल बोला नॉन मैकेनिकल वेव, फिर मैक्स प्लैंक ने बोला पार्टिकल। अच्छा भाई साहब, डी ब्रॉगली गया मार्केट और जाकर खरीदा एससी वर्मा, और उस एससी वर्मा से उसने पढ़ा कि अच्छा, फिर उसने सीखी कैलकुलस, डिफरेंशिएशन नहीं आता था, आर्ट्स वाला था ना। अब तुम तो साइंस वाले होकर भी तुमको नहीं आता है ना, अंदर की बात है, नहीं बताऊंगा बाहर किसी को मैं, चिंता मत करना। तुम्हें लग रहा होता सर बेइज्जती कर रहे हो, अरे जिसकी इज्जत होती है उसकी बेइज्जती होती है, बैगन की शक्ल के रामलाल, तुम्हारी कोई इज्जत है? डिफरेंशिएशन तो तुमको भी नहीं आता, इस बेचारे आर्ट्स को वाले को कहां से आएगा? तो ये आर्ट्स वाला सबसे पहले सीखा डिफरेंशिएशन, फिर सीखा इंटीग्रेशन, फिर सीखा ट्रिगोनोमेट्री, फिर उसने पढ़ा अच्छा लाइट ये होता है, फिर उसने मैकेनिक्स सीखी, सब सीखा, 3 साल तक लगातार पढ़ता रहा। उसके बाद उसने बोला अरे यार कुछ नहीं समझ आ रहा। क्या समझ आएगा, थ्योरी ऐसी बनाई लोगों ने, बोला कुछ नहीं समझ आ रहा साहब। फिर वो थोड़ा सा अपने मेडिटेशन में गया, थोड़ा सोचा समझा, और फिर अचानक से आया और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलता सुनो, सारे साइंटिस्ट लोगों को बिठाया, कह देखो लड़ो मत, लड़ाई किसी भी समस्या का समाधान नहीं है।
असल में लाइट ना तो वेव है और ना ही पार्टिकल है। एक आज वाला कहता है लाइट ना तो वेव है ना ही पार्टिकल, ये कुछ नहीं है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, इसने बोला कि एक्चुअल में धोखा दे रहा था लाइट। कई बच्चे अभी तक जानते होंगे कि लाइट वेव भी और पार्टिकल भी है, ड्यूअल नेचर भी है। लाइट दोनों में से कुछ है ही नहीं। सर क्या बात कर रहे हो? सर आपकी वॉइस रिकॉर्ड करने का मन कर रहा है, कर ले, वीडियो के साथ कर, रिकॉर्ड ही क्यों करेगा रामलाल? असल में लाइट ना तो वेव है ना तो पार्टिकल है। तो सर क्या है? डी ब्रॉगली ने बोला लड़ो मत, तुम जिस चीज के लिए लड़ रहे हो मुझे देख के हंसी आ रही तुम पे। कौन बोल रहा? आर्ट्स वाला। किसको बोल रहा? बड़े बड़े साइंटिस्ट को, फिजिक्स के साइंटिस्ट को। तो लाइट ना तो वेव है और ना ही पार्टिकल है। एक्चुअल में लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which sometime behave as a ray, behave as a wave and behave as a particle। ये उसका बस बिहेवियर है, उसी के पीछे लेके तुम धोखा खा रहे हो। तुमको लगता है कि वो ऐसी है लेकिन वैसी नहीं है, वो दिखाती है कि वैसी है, उसका बिहेवियर है वो। अब तुम ये समझ बैठे हो कि वो सच में वैसी है। वो वैसी नहीं है। वो जैसी है वैसी तुम सुनोगे तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। वो वैसी नहीं है, वो तो तुम्हारे सामने शो करती है और तुम इतने भोले हो कि तुम मान बैठते हो कि वो वैसी ही है। ना 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 ना, वो तो बस दिखाती है कि वैसी है, वो वैसी है नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं, क्योंकि वो जैसी है वो वैसी है नहीं। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, वैसी नहीं है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम कैसे हो, तुम अपने जीवन में कैसे हो, अच्छे इंसान हो, बहुत बेकार इंसान हो, महाबाह्यात घटिया हो, या थोड़े अच्छे हो, किस किस्म के इंसान हो तुम, कैसे हो? बहुत इंटेलिजेंट हो, अच्छे स्टूडेंट हो, अच्छे लक्ष्यन हो, पीडब्ल्यू का असली बच्चा तू ही है। क्या हो तुम बताओ? क्या हो तुम? समझ रहे हो? क्या हो तुम बताओ ना? बेवफा है हम। अबे तुमसे वफा किसने किया जो तू बेवफा निकलेगा? घटिया है वो तो मुझे पहले से पता है। कुछ नया बता। वाहियात, बेकार, नॉर्मल, इंटेलिजेंट, लीजेंड। अब सुन, ध्यान सुनना। फिजिक्स एक फिलॉसफी है। फिजिक्स जिस सब्जेक्ट को तुम देखते हो ना वैसा वाहियात सब्जेक्ट नहीं है जिस नजरिए से तुम फिजिक्स को देखते हो। फिजिक्स एक फिलॉसफी है। फिजिक्स खेला है ऑब्जर्वेशन का, ना हो तो थोड़ा इमेजिनेशन का, विथ कैलकुलेशन का। फिजिक्स खेला है ऑब्जर्वेशन का, ना हो तो इमेजिनेशन विथ थोड़ा सा कैलकुलेशन का, और कुछ नहीं है। सुनो ध्यान से। तुम अपने लाइफ के बारे में सोचो और तुम ये महसूस करो, तुम अपने आप को ऑब्जर्व करो और सोचो कि एक्चुअल में तुम क्या हो। तो तुम ऐसा महसूस होगा कि तुम कभी अच्छे भी हो, कभी बुरे भी हो, कभी तुम एकदम आइडियल जैसा बिहेव करते हो, कभी एकदम घटिया होते हो। तो एक्चुअल में यह सच है कि तुम ना तो अच्छे हो ना तो बुरे हो। तुम क्या हो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि सामने कौन है। अगर सामने मैं आ जाऊं तो तुम बहुत ही अच्छे आइडियल और इंटेलिजेंट स्टूडेंट की तरह बिहेव करोगे। हिमा सर मैंने अपना होमवर्क कर लिया है और सर मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूं, सारा डीपीपी सर एकदम डन है, कोई बैकलॉग नहीं है, मैं बहुत बढ़िया हूं सर, मैं हूं आपका असली रामलाल, मैं ही हूं सर आपका असली स्टूडेंट। कब? जब तुम मेरे सामने होगे, जब तुम अपने पेरेंट्स के सामने होगे तो दुनिया का सबसे भोले बच्चे जैसे होगे कि मेरे से शांत और अच्छे बिहेवियर का कोई है ही नहीं। और जब तुम अपने दोस्तों के साथ घूम रहे होते हो तो अपने पिताजी के एज के बराबर अंकल पे पत्थर मार के भाग जाते हो। उस समय तुम एकदम ही उदंड बच्चे होते हो। असली औकात तुम्हारी तब पता चलती है जब तुम दोस्तों के साथ होते हो। और जब तुम अकेले घर में बंद होते हो, जब घर में अकेले होते हो, उस समय जो तुम सोचते हो, जो तुम्हारा बिहेवियर होता है, जैसे तुम होते हो वो बिल्कुल अलग है। वैसा तुम किसी के सामने नहीं हो सकते। मतलब तुम्हारे में सब कुछ है। अब वो क्या बिहेवियर निकल के आएगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि सामने कौन है। उसी तरीके से डी ब्रॉगली कहता है कि नेचर लव सिमेट्री। डी ब्रॉगली क्या कहता है? नेचर लव सिमेट्री। इसको ज्यादा कुछ समझ नहीं आया, ना तो इसने कोई किया डेरिवेशन, ना ही इसने किया एक्सपेरिमेंट। इसने बस बोला नेचर लव सिमेट्री, और ऑन द बेसिस ऑफ दिस सिंगल स्टेटमेंट उसने बोला लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है और कुछ नहीं है। उसने कहा कि लाइट इज नॉट अ वेव, ये वेव नहीं है। लाइट इज नॉट अ पार्टिकल, इट इज only a form of energy which sometime behave as a wave and sometime behave as a particle। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि कब? तुम्हारे सामने जब तुम्हारा मास्टर होगा तो तुम अच्छे होगे, पिताजी होंगे तो अच्छे होगे, दोस्त होंगे तो बेकार हो जाओगे। तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि लाइट कब वेव होगा, कब पार्टिकल होगा और कब रे होगा। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। इसका जवाब भी आपको दिया जाएगा, इसका जवाब भी आपको दिया जाएगा। उसके बाद डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट आपको पढ़ाया जाएगा जो कि 1927 में हुआ था। उसने ये प्रूफ किया कि एक्चुअल में लाइट कभी पार्टिकल की तरह शो करता है और कभी वेव की तरह शो करता है, और एवरी मैटर इन दिस यूनिवर्स हैव अ ड्यूअल नेचर। ये ड्यूअल नेचर है नहीं, इसका नेचर है। और उसने प्रूफ किया इलेक्ट्रॉन एज अ वेव। उसके साइमल्टेनियसली जीपी थॉमसन साहब
जो जे थॉमसन के छोटे बेटे थे, उन्होंने भी इलेक्ट्रॉन को प्रूव किया, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एज अ वेव। जब भी मैं पढ़ाता था तो एक स्टेटमेंट कहता था, बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जे थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, सॉरी जे थॉमसन गेट Nobel Prize for the discovery of electron, and his son G.P. Thomson also gets Nobel Prize for the experimental verification of wave nature of electron. Experimental verification of wave nature of electron. J.J. Thomson gets Nobel Prize for the discovery of electron, and G.P. Thomson get Nobel Prize for the experimental verification of wave nature of electron. Whole Thomson family is in the business of electron. It's businessman business. पिताजी ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करके नोबेल प्राइज ले लिया, बहुत पैसे मिलते साहब, और उसके बेटे ने इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर दिखा के, सॉरी वेव नेचर दिखा के फिर से नोबेल प्राइज ले लिया। पूरा खानदान इलेक्ट्रॉन के पीछे लगा था और इलेक्ट्रॉन से बहुत पैसे बनाए। इट्स बिजनेस। अच्छा, और का चलो, तो अब हम आते हैं अगले पड़ाव पे और आपको बताते हैं कि एक्चुअल में लाइट का बिहेवियर कब रे वाला आता है, कब वेव वाला आता है और कब पार्टिकल वाला आता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। लाइट बिहेवियर रे कब, जब लाइट आपसे, हमसे, एक ऐसे ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करता है जिसका डायमेंशन लाइट के वेवलेंथ से बहुत ज्यादा होता है, तभी वो लाइट एज अ रे नेचर शो करता है, तो वो लाइट एज अ रे की तरफ घूमता है। पैसा ही पैसा होगा। खानदानी बिजनेस, इलेक्ट्रॉन ले लो इलेक्ट्रॉन। हाँ, थॉमसन का तो खानदानी बिजनेस था, इलेक्ट्रॉन ले लो इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन से बहुत पैसे बनाए। अब तू क्या करेगा, कद्दू ले लो, बैगन ले लो, घिया ले लो, और साथ साथ में मोमोज भी बेच लेना, है ना, और बिजनेस आइडिया देना, सब्जी के साथ खाने पीने की सामान रखना ताकि लोग सब्जी लेने आए और थोड़ा सा स्नैक्स खा के भी जाए। इलेक्ट्रॉन ले लो इलेक्ट्रॉन। तो लाइट जब आपसे और हमसे या ऐसे ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करेगा जब उसका वेवलेंथ उस ऑब्जेक्ट के वेवलेंथ से बहुत कम होगा, या ऑब्जेक्ट का लेंथ ऑफ इंटरेक्टिंग, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट by which light is interacting is very greater than wavelength of light. तो लाइट रे की तरह बिहेव करेगा, राइट? ओके, लाइट बिहेव एज अ वेव। when light behave as a wave, जब लाइट एक ऐसे ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करेगा जिसका साइज लाइट के वेवलेंथ के इक्वल होगा। क्या बात करें? हाँ, देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है सर? कुछ नैनोमीटर में होता है, माइक्रोमीटर 600 कुछ माइक्रोमीटर में होता है। हाँ, इतना ही लेंथ का कोई ऑब्जेक्ट हो, जैसे बहुत टीनी होल, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में बहुत छोटा सा होल रहता है, मतलब लाइट को अगर मैं दिखूं तो रे बन जाएगा, और बहुत छोटा सा होल दिखेगा ना, बहुत छोटा सा होल, तो लाइट उसमें वेव की तरह घुसेगा। अच्छा, हाँ, बढ़िया। लाइट बिहेव एज अ पार्टिकल व्हेन इट इंटरैक्ट्स विद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। लाइट कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल जैसी चीजें होगी, इन सब में अगर आप नोटिस करेंगे तो ये सारे पार्टिकल स्मॉल एंड फास्ट मूविंग होते हैं, स्मॉल एंड फास्ट मूविंग। तो जब ये पार्टिकल बहुत छोटा हो और फास्ट मूविंग हो, जिसको हम रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं, ज्यादा कंफ्यूज मत होना, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल का एग्जांपल यही है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। तो लाइट कहीं जा रहा होता है, और उसके सामने आसपास में कहीं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन दिखते हैं, तो लाइट थोड़ा शर्माता है और कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए पार्टिकल बन जाऊंगी, किसी और के लिए नहीं। अगर मुझे एमआर दिखेगा तो मैं उसके लिए पार्टिकल नहीं हूं, उसके लिए मैं रे हूं। अगर मुझे बहुत छोटा होल दिखेगा उसके लिए मैं वेव हूं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। स्पेशली ज्यादा इलेक्ट्रॉन को प्यार करता है ये लाइट। कहता है जैसे उसे इलेक्ट्रॉन दिखे, कहता है इलेक्ट्रॉन मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही पार्टिकल बनूंगी, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए। मतलब हम जो लाइट को पार्टिकल की तरह पढ़ते हैं, लाइट का पार्टिकल नेचर के बारे में जब डिस्कस करते हैं कि हमेशा पार्टिकल की तरह बनना, वो शो करेगा। कब करेगा? जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन दिखेगा, कहेगा, थोड़ा शर्माएगा, कहेगा मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए पार्टिकल बन जाऊंगा, किसी और के लिए नहीं बनूंगा, सिर्फ तुम्हारे लिए पार्टिकल बन जाऊंगा। एमआर दिखेगा तो ना, एमआर दिखेगा तो उसके लिए मैं रे बनूंगी, उसके लिए पार्टिकल नहीं बनूंगी। और बड़ा लॉयल और ईमानदार है लाइट। तो बताओ, लाइट पार्टिकल बनेगा और उस पार्टिकल को फोटोन कहेंगे, लेकिन कब बनेगा? जब वो लाइट इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा। जब लाइट नहीं जा रहा होगा, उसके सामने जैसे ही दिखेगा इलेक्ट्रॉन, बोलेगा अरे तुम्हारे लिए तो मैं पार्टिकल हूं। इतना शर्मा रहे हो, क्या बात है जो छुपा रहे हो? मैं इतना शर्मा रही हूं क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉन दिखा है। समझ में आया कि नहीं? तो ये बात आपके दिमाग में सेट रहेगा कि एक्चुअल में लाइट को हम पार्टिकल बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं, लेकिन कब बोलते हैं? बताओ, असली मजा आया? बहुत बढ़िया, बहुत। चलिए हम बात करते हैं
एक्चुअल में लाइट होता क्या है? लाइट इज कलेक्शन ऑफ टाइनी पार्टिकल एंड दैट पार्टिकल विच इज कॉल्ड फोटॉन्स. लाइट इज अ कलेक्शन ऑफ टाइनी पार्टिकल. यस, लाइट इज अ कलेक्शन ऑफ टाइनी पार्टिकल. लेकिन कब 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 बताना कब? लाइट इज अ कलेक्शन ऑफ टाइनी पार्टिकल. कब? जल्दी से कमेंट करके बता कब लाइट इज अ टाइनी पार्टिकल. लाइट इज अ कलेक्शन ऑफ टाइनी पार्टिकल. कब? कमेंट. यस सर. नहीं, थप्पड़ मार के घुमा दूंगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा दूंगा. अभी रामलाल दो थप्पड़ लगाऊंगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ऐसे घूमता रहेगा. मैं पूछ रहा कब. ये डेफिनेशन कब सही है? इलेक्ट्रॉन के लिए. हाँ, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए. अब समझ आया ना? ये ना बात. कोई बात नहीं, वो शायद थोड़ा धीरे चल रहा होगा ना. तू तो सही जवाब दे रहा है. नहीं, थोड़ा इमोशनल हो गया. कोई बात नहीं, थप्पड़ मार के एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा दूंगा. नहीं तो ठीक से रहना यहाँ पे. चल देखिए इधर. एनर्जी ऑफ ईच फोटोन. एक एक फोटोन, एक फोटोन, एक फोटोन, दो फोटोन, तीन फोटोन, चार फोटोन, पांच फोटोन, छह फोटन. इसके कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? लाइट बोलेंगे. ठीक है साहब, इसके कलेक्शन को हम लाइट बोलेंगे. तो एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है सर? एचएफ होती है. एक फोटोन की एनर्जी एचएफ होती है. और हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है सी बटा लैम्डा. समझ आता है ये? वेयर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा इज द वेवलेंथ और एफ इज अ फ्रीक्वेंसी. एफ इज अ फ्रीक्वेंसी. अब बेटा ध्यान से देखिएगा, एफ को अगर मैं सी बाई लैम्डा लिख दूं यहां से, तो ये हो जाएगा एस सी बटा लैम्डा. दिस ई इज एनर्जी ऑफ लाइट और एनर्जी ऑफ फोटोन. दिस इज एनर्जी ऑफ लाइट. नहीं, लाइट एक फोटोन से थोड़ी ना मिलकर बना है. मैंने तो एक इंडिविजुअल फोटोन की फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग उसकी एनर्जी लिखी है. दिस इज नॉट एनर्जी ऑफ लाइट. बच्चे कंफ्यूज होते हैं और कहते हैं ई बराबर एस सी बाई लैम्डा इज एनर्जी ऑफ लाइट. नो, दिस इज अ रॉन्ग. ये किसकी एनर्जी है? दिस इज एनर्जी ऑफ एक फोटोन. और ऐसे ऐसे बहुत सारे फोटोन को मिला दूंगा तब जाके ये एनर्जी ऑफ लाइट बनेगा. ये तो सिर्फ एक फोटोन की एनर्जी है. सर यहां पे एच क्या लिखा आपने? एच है बेटा प्लैंक्स कांस्टेंट. प्लैंक्स कांस्टेंट का होता है इसकी वैल्यू. अरे का होता है इसकी वैल्यू? प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू का होता है सर? इसकी वैल्यू होता है 6.67 into 10 to the power minus 34 जूल into सेकंड. ये प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू. वेयर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड ऑफ लाइट. अब एक बात बताओ, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड एच इज अ प्लैंक कांस्टेंट. ये दोनों चीजें क्या प्योर कांस्टेंट है? हाँ सर, ये तो प्योर कांस्टेंट है. तो जब भी मुझे फ्रीक्वेंसी दिया होगा, सॉरी वेवलेंथ दिया होगा या फ्रीक्वेंसी दिया होगा और मैं एनर्जी कैलकुलेट करने जाऊंगा, वेवलेंथ दिया और मैं एनर्जी कैलकुलेट करूं, तो एससी की वैल्यू बार बार मैं पुट करके निकालूंगा. इससे बेहतर है कि एक बार एच और सी की वैल्यूज में पुट करके कैलकुलेट कर लेता हूं और उसको याद रखूंगा. आप ऐसा कर सकते हैं. तो एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज इक्वल टू एच की वैल्यू होगी 6.67 into 10 to the power minus 34 मल्टीप्लाई स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10 to the power 8 डिवाइडेड बाय लैम्डा. ऐसा यूनिट में सबको रखा है मैंने. तो एनर्जी किसमें मिलेगा? जूल में मिलेगा. ये एनर्जी किसमें मिलेगा? जूल में मिलेगा. ठीक है साहब. अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 6.67 को 3 से, तो ये ऑलमोस्ट 20 के आसपास आएगा. ऑलमोस्ट 20 के आसपास आएगा. देखिए 6.67 है ना बेटा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलमोस्ट 20 के आसपास आएगा. तो इसको लिख सकते हैं आप 2 और 20 लिख लीजिए. 20 मल्टीप्लाई 10 to the power 8 और 10 to the power minus 34. इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 10 to the power minus 26 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन अ जूल. जब इसको आप जीरो को ऊपर ले जाएंगे तो ये 10 का पावर 1 और ये 10 to the power minus 26. तो 10 to the power 1 और 10 to the power minus 26 को सॉल्व करेंगे बेटा तो होगा 2 into 10 to the power minus 25 जूल वेयर लैम्डा इन अ मीटर. बहुत सारे बच्चे रामलाल टाइप एकदम रट्टे पड़े हैं 12400. अरे 12400 देख इधर, वो दूसरे यूनिट में है. अगर मैं तुम्हें ऐसा यूनिट में कैलकुलेट करने के लिए बोलूं तो ये वाला कन्वर्जन फैक्टर आएगा. यहां से देखिएगा एनर्जी ऑफ एक फोटोन जो आया है वो है 2 into 10 to the power minus 25 जूल बटा लैम्डा इन मीटर. ऐसा यूनिट में निकाला बेटा. ये वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दूसरा यूनिट होता है दादा. वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दूसरा यूनिट होता है. एफ किसका फ्रीक्वेंसी है? फोटोन की फ्रीक्वेंसी है. लेकिन फोटोन तो वेव है. हाँ, वही लाइट जब इलेक्ट्रॉन को नहीं देखा था तो वेव था. इलेक्ट्रॉन को नहीं देखा था तो लाइट वेव था. उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी रही होगी. जैसे इलेक्ट्रॉन को देखा पार्टिकल बन गया तो पहले वेव था ना, उस वेव की फ्रीक्वेंसी है ये. बेटा ये हमें याद रखना है. तो तूने पढ़ा होगा रट्टा मार, और मैं उल्टा पढ़ाता हूं. मैं गलत सलत कुछ भी पढ़ाता रहता हूं है ना. तो मेरा नया स्टेटमेंट है मार रट्टा. एमार रट्टा. एमार रट्टा मींस मार रट्टा. सर इसका क्या लॉजिक है? इसका लॉजिक ये है कि जहां भी मैं ये लिख दूं मार रट्टा, 12 बजे रात में भी अगर तुम्हें पिताजी उठा के पूछे वाह 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 बता एक फोटोन की एनर्जी ऐसा यूनिट में कैसे लिखते हैं, तो तुम्हें याद होना चाहिए सर 2 into 10 to the power minus 25 जूल बटा लैम्डा. ये याद होना चाहिए. तो जहां मैं लिख दूं अनंत काल के लिए वो तुम्हें याद रहना चाहिए. ठीक है. व्हाट इज एफ? एफ इज फ्रीक्वेंसी दादा. फ्रीक्वेंसी. एफ इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी बेटा. सर आपने यहां तो पार्टिकल माना था. सुन, वही लाइट जब वेव था तो उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी नहीं होगी ना. लाइट जब ये वेव होगा तो फ्रीक्वेंसी नहीं होगी. हाँ सर फ्रीक्वेंसी नहीं होगी. अब अचानक से पार्टिकल को देखो उसने रंग बदल लिया तो उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी थी ना. उसी फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग एक फोटोन की जो एनर्जी होगी वो लिखा है. ठीक है. ठीक है भाई. अब सुनो सर, लेकिन जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करूं तो एक आपने यूनिट पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैट में 1 जूल इज इक्वल टू सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल. ये आपने पढ़ा होगा. हाँ सर ये हमने पढ़ा है. इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नथिंग बट यूनिट ऑफ एनर्जी. ये कौन सा यूनिट है? ऐसा ही है कि सीजीएस है. इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी. कौन सा यूनिट ऑफ एनर्जी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट या सीजीएस? इलेक्ट्रॉन वोल्ट या सीजीएस बताइए प्लीज. इलेक्ट्रॉन वोल्ट या सीजीएस? ना ना ना, सीजीएस नहीं है. सीजीएस तो होता है बेटा अर्ग.
सीजीएस होता है अर्ग, ये प्रैक्टिकल यूनिट है, नॉट सीजीएस बेटा, नॉट सीजीएस है ना। यूनिट ऑफ एनर्जी 1 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यूनिट ऑफ एनर्जी, दैट इज इक्वल टू 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल। क्लियर है? ठीक है, सीजीएस नहीं है बेटा, ये प्रैक्टिकल यूनिट है एनर्जी का। सीजीएस यूनिट तो अर्ग होता है ना, एमके सीजीएस नहीं। एमके सीजीएस के अलावा भी कोई यूनिट होता है जिसको हम कहते हैं प्रैक्टिकल यूनिट। एक बात बता, कितने देर तक पढ़ाई करता है तू? कितनी देर तक पढ़ाई करता है ये बता, कितनी देर तक पढ़ाई करता है बता? सर 4 घंटे। हाँ, घंटा किस चीज का यूनिट है सर? टाइम का। कौन सा घंटा? टाइम का कौन सा यूनिट है? गलती से मत बोल देना ऐसा ही और सीजीएस कूट दूंगा यही पे। 6 घंटे, हाँ तो 6 घंटे में घंटा किसका यूनिट है सर? टाइम का है। टाइम का कौन सा यूनिट? टाइम का कौन सा यूनिट? प्रैक्टिकल यूनिट। दिस इज नॉट अ सीजीएस और एसआई, सीजीएस और एसआई, नॉट एमकेएस, दिस इज द प्रैक्टिकल यूनिट। उसी तरीके से यहां पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ प्रैक्टिकल यूनिट। सर तो 1 जूल की वैल्यू यहां पे पुट करते हैं, हाँ पुट कर दीजिए। तो E इज इक्वल टू आएगा 2 into 10 to the power minus 25 डिवाइडेड बाय लैम्डा, और यहां पे 1 जूल को पुट करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 1.6 into 10 to the power minus 90। बेटा ध्यान से देखिए, 1.6 को ये 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 1.24। 2 डिवाइडेड 1.6 डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.24 इनटू 10 to the power minus 25 और 10 to the power minus 19 ऊपर जाएगा तो ये बनेगा आपका 10 to the power -6 डिवाइडेड बाय लैम्डा नैनोमीटर। ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। अब 10 to the power -6 को मैं अगर लिखता हूं 10 to the power -11, तो 10 to the power -11 लिखूंगा तो यहाँ पे 10 to the power -10 लिखूंगा तो 4 जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे मैं कह रहा हूं यहाँ पे 10 to the power 4 से मल्टीप्लाई और 10 to the power 4 से डिवाइड कर देता हूं। चलिए ये कर रहा हूं तो 10 to the power 4 इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा तेरा 12400, 1 2 3 4, हाँ सही है, 12400, 2 2 4 जीरो, और 10 to the power 4 ऊपर जाएगा तो 10 to the power -10, 10 to the power -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा लैम्डा। अब लैम्डा को अगर मैं एंगस्ट्रॉम में पुट करूं, जैसे लैम्डा दिया हो 3 एंगस्ट्रॉम, तो 3 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम में आएगा 10 to the power -10, तो मैं यहां पे सिर्फ 3 पुट करता हूं एंगस्ट्रॉम के मल्टीपल में। ठीक है बेटा, मैं लिख देता हूं लैम्डा एंगस्ट्रॉम और 10 to the power -10 को हटा देता हूं, तो यहां पे एक वैल्यू आता है 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन याद रखिएगा लैम्डा हम किसमें पुट करेंगे? एंगस्ट्रॉम में। अगर लैम्डा दिया हुआ 3 एंगस्ट्रॉम तो लैम्डा को हम सिर्फ 3 रखेंगे। क्या आपको ये बात समझ आई? क्या आपको ये बात समझ में आई? ये आपको बात समझ में आई? फटाफट बता दीजिए। ये चीज हमें याद रखना है। अब हमें लैम्डा दिया होगा और एनर्जी निकालनी होगी तो डायरेक्ट हम यहां पे लैम्डा पुट कर देंगे, हमारा एनर्जी आ जाएगा। लैम्डा हम किसमें पुट करेंगे? एंगस्ट्रॉम में पुट करेंगे। फटाफट बता दीजिए, समझ आएगा? समझ आएगा? समझ आएगा? यस यस यस। तो ये वाली चीजें हमें याद होनी चाहिए। अब उसका एप्लीकेशन देखिए, व्हाट इज द एनर्जी इन जूल एसोसिएटेड विद अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम। अब देख सवाल में एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी पूछ सकता है और जूल में भी पूछ सकता है, तो साहब आपको दोनों याद रहना चाहिए और आपने सिर्फ एक याद रखा था, एक याद किया था, कोई दिक्कत नहीं, मैंने दोनों बता दिए। एनर्जी इज इक्वल टू होता है 2 into 10 to the power -25 डिवाइडेड बाय लैम्डा मीटर में रखेंगे। तो यहां पे लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे और लैम्डा आपका मीटर में होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 2 into 10 to the power -25 जूल डिवाइडेड बाय लैम्डा की वैल्यू रखिए 000 और एंगस्ट्रॉम में हो जाएगा 10 to the power -10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2/4.5 आ जाएगा ये, मल्टीप्लाई आप ध्यान से देखें तो 1 2 3 3 0 तो 10 to the power -7, 10 to the power -7 ऊपर जाएगा तो 10 to the power +7, 10 to the power +7 उधर 5 है तो 10 to the power -18 जूल के आसपास आ जाएगा। एक बार कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? आएंगे बेटा, आदित्य सर आएंगे, आदित्य सर आपको ऑप्टिक्स पढ़ाएंगे, चिंता मत करिए, है ना। देखिए पहला क्लास है तो थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी मैच होने में समय लगेगा, ठीक है ना। सर वो पीछे डिवाइड कैसे हुआ? तो बेटा इसमें थोड़ा सा अपनी बुद्धि लगाएंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। देखिए कौन सा पीछे डिवाइड कैसे हुआ, ये तो आपने रटा हुआ था, उसी को मैंने समझाया। चलिए मैं बता देता हूं, ये आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ गया, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ गया, ठीक है। अब सुनिए, ये है आपका 1.24 into 10 to the power -6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय लैम्डा। अब ये लैम्डा ऐसा यूनिट में मैंने क्या किया, 10 to the power 4 से मल्टीप्लाई और 10 to the power 4 से डिवाइड। 10 to the power 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 1.24 में तो आ जाएगा 12400 और 10 to the power 4 ऊपर जाएगा तो 10 to the power -10 बचेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा लैम्डा। अब मैं लैम्डा को अगर 4 एंगस्ट्रॉम दिया हो तो मैं 4 एंगस्ट्रॉम पुट करूंगा तो एंगस्ट्रॉम से 10 to the power -10 से 10 to the power -10 कैंसिल हो जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट मैंने इसको ऐसे रख लिया कि 12400 लैम्डा को सिर्फ एंगस्ट्रॉम में पुट करूंगा तो 3 4 ही तो बचेगा यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको ये याद रखना है 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। छोटा सा कैलकुलेशन बेटा, छोटा सा कैलकुलेशन है, समझ में आया कि नहीं है? चिंता मत करिए, थोड़ी बहुत नया मास्टर से बेटा, वैसे भी नए मास्टर से फ्रीक्वेंसी मैच होने में थोड़ा बहुत समय लगता है, तो मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा समय दीजिए। आदित्य सर इज बेस्ट, वेरी 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 गुड, वेरी वेरी गुड। मैं खुद आदित्य सर से पढ़ता हूँ, ये सारी चीजें उन्हीं से पढ़ के तो मैं पढ़ा रहा हूँ। आदित्य सर बहुत अच्छे टीचर भी है, बहुत अच्छे इंसान भी है और हमारे बहुत अच्छे मित्र भी है। हम साथ साथ ही पढ़ाना सीखे, साथ साथ ही पढ़ाते थे हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप उनसे पढ़िए, मेरे से पढ़िए, एक ही चीज है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा समय लगेगा बट फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगा, लेकिन उसके लिए 1-2 दिन आपको देना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए तो हमने जूल में निकाला, कई बच्चे बोले सर दूसरे फॉर्मूले से अलग आया। भाई यूनिट अलग है तो इनसे तो अलग आएगा ना। गजब ढाते हो यार, मतलब लेवल है यार तुम्हारा। बस तुम्हारे बारे में सुना था, लक्ष्यन ऐसे होते हैं, लक्ष्यन वैसे होते हैं, आज तो साफ साक्षात प्रभु के दर्शन हो गए। गजब हो यार, गजब हो यार। पहले दूसरे फॉर्मूले से आंसर अलग आ रहा है तो यूनिट अलग है तो आंसर अलग आएगा ना दादा। देख इधर 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम।
अब देखिए 4000 एंगस्ट्रॉम है, तो अब मैं एंगस्ट्रॉम वाली वैल्यू पुट नहीं करूंगा इसकी तरह 10 टू द माइनस 10, एंगस्ट्रॉम को छोड़ के 4000 पुट कर दूंगा। तो ये होगा 12400 डिवाइडेड बाय 4000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 00 से 00 कटेगा, एक 0 से और करो तो ये 12.4/4 तो 3.1 आ जाएगा, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर तुम जूल में कन्वर्ट करोगे तो ये आंसर यही आएगा, करके देख लो। करके देख लो, आंसर वही आएगा। साहब आज तो सच में साक्षात दर्शन हो गए तुम्हारे। तुम्हारी तारीफ मैंने बहुत लोगों से सुनी थी कि साहब लक्षण ऐसे हैं, लक्षण वैसे हैं, लक्षण डैश 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 है। साहब आज तो मैंने डैश 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 के दर्शन कर लिए। कह रहे हैं कि दोनों फॉर्मूले सेंचर अलग आया है। अरे दोनों फॉर्मूले में यू भी अलग है तो सेंचर अलग नहीं आएगा ना। और कहां जाओगे, कौन से गांव से आए हो तुम? चला के देखिए। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा एमआर स्टार। सर ये सब क्या था? ये सब तो हर जगह मिल जाता है। एमआर स्टार में क्या खास होता है? ये एक सोच है। कैसी सोच है? ये एक सोच है जो कहीं नहीं मिलेगा। सर कहीं नहीं मिलेगा मतलब एक अलग तरह का अप्रोच कंसेप्ट को समझने के लिए। कंसेप्ट फिजिक्स के साथ, अभी फिजिक्स को आपने फील किया, फिजिक्स को समझा, अब फिजिक्स से खेलना सिखाऊंगा। कैसे फिजिक्स से खेलना सिखाओगे? देखो आधी जनता खुश है कि हमारी तारीफ हुई है। बे बेइज्जती किया तुम्हें उस डैश डैश में ना, अपने मन से मत भर लेना कुछ भी। डैश डैश में ना मैं बताऊंगा क्या क्या रखना है, बोल नहीं सकता अभी तुम्हारे सामने। लग रहा सर हमारी तारीफ हुई है, सर हम बहुत इंटेलिजेंट है का, तो डैश 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 है, तीनों डैश में अपने हिसाब से भर ले। चला देख एमआर स्टार किसको कहते हैं? एमआर स्टार अब देखो मैं तुम्हें बताता हूं एमआर स्टार किसको कहते हैं। हमने पढ़ा, समझा, फील किया। अब देखो फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? सर एच होती है। एच क्या है? सर प्लैंक्स कांस्टेंट। जिसको मैं प्रोपोर्शनल कांस्टेंट बोल दूं क्या? हाँ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। सर अगर ये एच प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट है, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? कुछ नहीं। इसका सिग्निफिकेंस ठीक वही है जैसा तुम्हारा सिग्निफिकेंस तुम्हारे दोस्त के जीवन में है। वो दोस्त हो सकता है तुम्हारा महिला मित्र हो या पुरुष मित्र हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सिग्निफिकेंस उसके जीवन में है, लेकिन एक्चुअल में तुम्हारा सिग्निफिकेंस उसके जीवन में कुछ नहीं है। तुम बस एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर की तरह हो। असल में तुम्हारे होने और ना होने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको फर्क किसी से पड़ता है? उसको फर्क फ्रीक्वेंसी से पड़ता है। एच का सिग्निफिकेंस इस फॉर्मूले में ठीक वैसा ही है जैसा F = G m1 m2 बटा r स्क्वायर में इस कैपिटल G का है। सर कैपिटल G का क्या सिग्निफिकेंस है? सोच के देख, अगर तुमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा होगा तो सोच के देख कैपिटल G का क्या मतलब होता है। सर कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, हर जगह उसकी वैल्यू सेम होती है। दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स निकालो यही आएगा, दो प्लैनेट के बीच में फोर्स निकालो कैपिटल G आएगा। मतलब कैपिटल G इज नथिंग बट अ मल्टीप्लाइंग फैक्टर। कैपिटल G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है साहब, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाइंग फैक्टर का काम करता है। अगर मैं फोर्स ऐसे लिखूं m1 m2 बटा r स्क्वायर, तो एक्चुअल में फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। यही एक्चुअल में प्रोपोर्शनलिटी साइन आता है। जी हम इसे लिख देते हैं कि अगर मैं ये पुट करूं तो आंसर गलत आएगा तो जी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन जी कभी चेंज नहीं होता। उसी तरीके से यहां पे एच इज नथिंग बट अ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, हर जगह इसकी वैल्यू फिक्स होती है। तो इससे क्या हो गया? इससे ये हो गया कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फोटोन की फ्रीक्वेंसी भी होगी, वो उसके एनर्जी को डायरेक्टली सिग्निफाई करेगा। अब अगर आगे जब सवाल करोगे ना कंप्लेक्स क्वेश्चन, तो छोटे छोटे कंसेप्ट भी काम आते हैं। कैसे? सवाल में लिखा होगा फ्रीक्वेंसी, तुम समझना एनर्जी। सर कैसे? सवाल में लिखा होगा फ्रीक्वेंसी, तुम समझना एनर्जी। क्यों? क्योंकि एच का तो कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, वो तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, वो तो चेंज होगा नहीं। तो अगर मैं बीम की फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊं तो फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी, और फ्रीक्वेंसी घटाऊं तो एनर्जी घटेगी। इस बात का तुम्हें फील आया कि नहीं आया बताओ? तीसरा खुलेगा साहब, देखो इसको देखने का नजरिया चेंज कर दिया। अगर मैं एक स्टेटमेंट लिखूं यहां पे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज नथिंग बट अ सिनोनिम्स ऑफ एनर्जी, तो क्या ये सही होगा बोलना? तो क्या ये सही होगा बोलना? आराम से सोच के बताओ। रवन मिश्रा नहीं आया समझ? हाँ तो बेटा बताओ क्या नहीं आया समझ? दिखाओ, बताओ क्या दिक्कत है इसमें? ई क्या है? सॉरी ई क्या है? हाँ फोटोन की एनर्जी। और एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी है। तो सर ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, वाइज तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। ये सर सब समझ आ गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया, एकदम जोरदार, मजा आया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है। लिख ले लिख ले इस बात को कि फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट अ सिनोनिम्स ऑफ एनर्जी। फोटोन की लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगी मतलब उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, दैट्स ऑल। बताइए मजा आया कि नहीं आया एक नया अप्रोच देख के? अब हम आते हैं एनर्जी ऑफ लाइट। अभी एनर्जी ऑफ लाइट की बात ही नहीं की, अब हम एनर्जी ऑफ लाइट के बारे में बात करेंगे। एनर्जी ऑफ लाइट क्या होता है बेटा? एनर्जी ऑफ लाइट होगा एक फोटोन की एनर्जी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ फोटोन, क्योंकि लाइट होता क्या है? लाइट इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ फोटोन। क्या मैं ये कह सकता हूं नंबर ऑफ फोटोन इज क्वांटाइज्ड? ट्रू और फॉल्स? सोचिए बताइए। नंबर ऑफ फोटोन, जिस तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वांटाइज्ड होते हैं उसी तरीके से नंबर ऑफ फोटोन भी क्वांटाइज्ड होता है। सर नंबर ऑफ फोटोन क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है? या तो एक फोटोन होगा, नहीं तो दो होंगे, नहीं तो तीन होंगे, नहीं तो चार होंगे। आधा फोटोन पॉसिबल नहीं है।
आधा फोटोन, हाफ फोटोन पॉसिबल नहीं है। अगर मैं कहूं कि आधा फोटोन तोड़ के लाओ तो ये पॉसिबल नहीं है, मतलब नंबर ऑफ फोटोन इज क्वांटाइज्ड। हाँ, तो किसी भी लाइट बीम की मिनिमम एनर्जी कितनी होगी? हो सकता है वो एक फोटोन से बना हो, तो एक फोटोन से बना तो उसकी एनर्जी होगी hf। दो फोटोन से बना होगा तो 2hf। क्या किसी भी लाइट बीम की एनर्जी ये हो सकता है 1.4 hf? नहीं हो सकता। दिस इज रॉन्ग। व्हाई दिस इज रॉन्ग? एक फोटोन की एनर्जी hf होती है, दो फोटोन की एनर्जी 2hf होगी, तीन फोटोन की 3hf होगी, चार फोटोन की 4hf होगी। अगर लाइट बीम n नंबर ऑफ फोटोन से बना है तो बेटा ये nhf होगा, वेयर n इज नंबर ऑफ फोटोन। तो n की जो वैल्यू होगी या तो 0 +1 +2, माइनस नहीं हो सकता, नेगेटिव में नंबर थोड़ी ना होंगे, +3 +4 +5 एंड सो ऑन। तो बेटा यहां पे जो n आएगा 1 2 3 4 5 आएगा, मतलब यहां पे कोई वैल्यू नहीं आ सकती। 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा। तो आप कह सकते हो ना कि एनर्जी ऑफ लाइट इज क्वांटाइज्ड। अब बोलो फील आया कि नहीं आया? एनर्जी ऑफ लाइट इज क्वांटाइज्ड का फील आया तो जबरदस्त एक बार थम्स अप कर दीजिए। एनर्जी ऑफ लाइट का फील आया तो एक बार जोरदार थम्स अप कर दीजिए। एमएमए बहुत बढ़िया, मस्त मजा आया। एमआर गजब भाई साहब, लिख ले एमएमए लिख एमएमए मस्त मजा आया, बहुत बढ़िया, मस्त मजा आया। तो बता क्या ये फील आया? एमएमए लिख, एनर्जी ऑफ क्वांटाइज्ड, एनर्जी ऑफ लाइट क्वांटाइज्ड होगा एमएमए लिख। हाँ, क्योंकि एकदम ही चार्ज जैसी बात हो गई, ये तो एकदम ही कैसी बात हो गई? चार्ज की क्वांटाइजेशन जैसी बात हो गई, चार्ज की क्वांटाइजेशन जैसी बात हो गई। बिल्कुल सही बात है, एनर्जी ऑफ लाइट इज क्वांटाइज्ड, एनर्जी ऑफ लाइट इज क्वांटाइज्ड। चलिए साहब आगे बढ़े। ठीक है सर, अब एक छोटा सा सवाल करेंगे हम लोग, एक छोटा सा सवाल करेंगे। और ये सवाल कैसा है? बहुत ही लॉजिकल। और ये कोई फिजिक्स का सवाल नहीं है, ये तेरा मेंटल एबिलिटी का सवाल है, ये बुद्धि का सवाल है। सर वो तो है नहीं, तो फिजिक्स की क्लास में आया करना, तो बुद्धि पड़ोसी से मांग के लाया करना थोड़ी देर के लिए। एमएमए बहुत बढ़िया, बैठे बैठे कोटेशन और स्लोगन बना देते हो तुम लोग। फिजिक्स में बुद्धि नहीं चलता बस। चलो देखो इधर, इफ ग्रीन लाइट एंड रेड लाइट हैविंग सेम पावर देन व्हिच हैव द लार्ज नंबर ऑफ फोटोन। एक सेम एनर्जी लिख देता हूं, चलो पावर अभी नहीं पढ़ा इसलिए सेम एनर्जी लिख देता हूं, सेम एनर्जी लिख देता हूं। देख, ग्रीन लाइट का एक रेडिएशन है एंड रेड लाइट का एक रेडिएशन हैविंग सेम एनर्जी देन व्हिच हैव लार्ज नंबर ऑफ फोटोन। तो किसमें ज्यादा फोटोन की संख्या होगी? तो एनर्जी ऑफ रेड इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ ग्रीन, एनर्जी ऑफ ग्रीन। और फोटोन की एनर्जी हम एचएफ लिखते हैं, लेकिन किसी लाइट बीम की एनर्जी हम एनएचएफ लिखते हैं। तो रेड की एनर्जी लिखेंगे हम एन, नंबर ऑफ फोटोन ऑफ रेड, एच कांस्टेंट होता है इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड, इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन इन ग्रीन, एच कांस्टेंट होता है इनटू फ्रीक्वेंसी। देखो एच देखो वही कांस्टेंट है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी बेटा ग्रीन लाइट की ज्यादा होती है रेड के कंपेयर में। अगर ग्रीन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो ग्रीन का नंबर कम होगा, क्योंकि n इंटू एफ का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। तो कहेंगे नंबर ऑफ फोटोन इन रेड इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ फोटोन इन ग्रीन, क्योंकि आप साफ साफ देख रहे हैं एनएफ का प्रोडक्ट कांस्टेंट आएगा। नंबर ऑफ फोटोन इन रेड लाइट इज ग्रेटर देन इन ग्रीन। मिक्स्ड जवाब है, ग्रीन रेड सेम नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं। आप देखिए इसको समझिए, इसको ढंग से समझिए। रेड रेड रेड, यस यस यस, रेड रेड रेड, नॉट ग्रीन, नॉट ग्रीन। ग्रीन कैसे जवाब देती रहे हो बेटा? रेड 99% बच्चों का जवाब रेड। देखो बेटा, कभी भी जब तुम्हारा आंसर गलत हो जाए ना तो घबराए मत करना, क्योंकि जिसका गलत होता है ना बाद में उसी का सही होता है। सही कोई जरूरी है? हाँ जरूरी है। हाँ, उसमें यह चीज होना चाहिए कि मेरी जो गलती हुई है कहां हुई उसको देख के सुधारे। और गलत करके जितना इंसान सीखता है सही करके नहीं सीखता। तुमसे एक बार सही हो जाए ना तो तुम उसको हल्के मिलोगे, और जब एग्जाम में बैठोगे ना तो हो सकता है प्रेशर से भूल जाओ। लेकिन जो गलत किया ना बेचारा, उसको तो ठोकर लगा है, उसकी तो बेइज्जती हुई है, वो कभी दोबारा गलती नहीं करेगा। तो अगर तुमसे कोई सवाल गलत हो जाए या फिर तुम कोई गलती कर दो तो खुश हो जाओ कि बढ़िया यार, अब दोबारा मेरे से सही होगा। ग्रीन की वेवलेंथ कम, हाँ ग्रीन की वेवलेंथ कम इसलिए फ्रीक्वेंसी ज्यादा। बहुत इजी है, बहुत इजी है। नेक्स्ट देखिए, इफ अ फोटोन हैव वेलोसिटी c एंड फ्रीक्वेंसी v, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स इट्स वेवलेंथ। देख बेटा, वेवलेंथ अपॉन टाइम ये होता है किसी भी वेव की स्पीड, ये स्पीड ऑफ लाइट हो गया। स्पीड मतलब क्या होता है? स्पीड मतलब क्या होता है सर? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एक वेवलेंथ का पैटर्न डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पीरियड, यही तो होता है। अब सर 1 अपॉन t को हम फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी होता है बेटा 1 अपॉन टाइम पीरियड, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। 1 अपॉन टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी। तो इसको फ्रीक्वेंसी लिखोगे तो f इंटू लेमडा बराबर c, तो लेमडा बराबर आ जाएगा c बटा f, लेमडा बराबर इज इक्वल टू c बटा f। इसने फ्रीक्वेंसी को f से नहीं लिखा है, न्यू से लिखा है, तो c बटा न्यू। डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ आया क्या? डी ऑप्शन इज करेक्ट। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, क्या आपने ईएम वेव पढ़ा है? ईएम वेव पढ़ा है, पढ़ा होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो आपने बोला था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिर्फ लाइट को बोलते हो कि उसका पूरा स्पेक्ट्रम होता है? सर पूरा स्पेक्ट्रम होता है, गामा रे से लेके एक्सरे, यूवी, विजुअल लाइट, इंफ्रारेड, मैक्सवेल और रेडियो वेव तक जाता है। हाँ सर ये तो हमने पढ़ा है। तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जहां पे ये विजिबल लाइट है। तो इन सारे वेव के अलग अलग वेवलेंथ होते हैं, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमने इसको अलग अलग नाम दिया है। तो कितने लोगों ने यहां पे डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी याद किया हुआ है? वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी याद किया, कितने लोगों ने इसका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी याद किया? फटाफट बताइए, कितने लोगों ने इसका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी याद किया हुआ है? हाँ थोड़ा बहुत तो याद होगा आपको कि इधर जब जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है इसलिए एनर्जी बढ़ जाती है, उधर जाते हैं तो एनर्जी कम होता है क्योंकि वेवलेंथ कम होता है। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, अभी अभी मैंने समझाया है।
और आप ये भी जानते हैं एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। नो सर, मैंने सर याद किया था क्या? मैंने भी याद किया था 12th क्लास में, पढ़ाते समय भी याद किया था, लेकिन उसको बार बार भूल जाते हैं। याद किया था पर भूल गए। हाँ सर, वैल्यू याद नहीं है। किया क्यों था याद, बता? किसने बोला याद करने के लिए? क्या तुम्हारी कोई मजबूरी थी? क्यों किया था याद, बता? आगे जाएंगे तो वेवलेंथ घटेगा, इसलिए एनर्जी बढ़ेगी, है ना? इधर इस तरफ जाएंगे तो सॉरी वेवलेंथ बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगी। किसने बोला था याद करने के लिए? क्यों किया था याद? सर क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत बड़ा बड़ा टेबल दिया हुआ है और उस टेबल में सर याद रखना पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम में आ जाता है। डीपीपी में क्वेश्चन थे, डीपीपी में क्वेश्चन थे। अच्छा अब सुन, आज के बाद तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर क्या बात कर रहे हो ना? याद किया था ना? हाँ सर। भूल गए थे ना? हाँ। अब मैं बताऊंगा तुम्हें ईमार स्टार। सर क्या बताओगे ईमार स्टार में? तो याद करके भूल गया था, अब मैं तुम्हें जो याद करवाऊंगा उसको तो भूल के दिखा। जो तूने टेबल रखा था उसको याद करना मुश्किल था, और जो मैं अभी सिखाऊंगा उसको भूलना मुश्किल होगा। भूल के दिखा, भूल के दिखा। क्या बात कर रहे हो सर? उसको तो बड़ी मुश्किल से रटा था, भूल भी गए। हाँ, जो तूने पढ़ा था उसको याद करना मुश्किल था, और मैं जो पढ़ाऊंगा उसको तो भूल के दिखा। चल पक्की बात है। हाँ सुनो, मैं तुम्हें वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ना तो बताऊंगा और ना ही तुम्हें याद करने के लिए कहूंगा। मैं तुम्हें बताऊंगा एनर्जी, एनर्जी, और उस एनर्जी को याद रखना तो छोड़ो, भूलना मुश्किल है। सर कैसे? देखो, चैलेंज एक्सेप्टेड। चल चैलेंज एक्सेप्टेड। अब सुन, मजा आएगा। अब देख देख, विजिबल लाइट की जो एनर्जी होती है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में होता है। अच्छा, और एक्सरे का एनर्जी 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। सर वो 9th-10th में रटा था हमने, किलो मेगा मिली। हाँ वही मिली। अरे कहा मिली? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किलो मेगा। तो हम अगर इधर से करते ना, देखो मीटर किलोमीटर मेगा मीटर 10⁶, उसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट किलो मेगा तो पीछे मिली। अरे इधर इलेक्ट्रॉन वोल्ट किलो मेगा तो पीछे मिली। हाँ पीछे मिली, आगे थोड़ी ना मिली। ये है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये किलो, ये मेगा, तो ये मिली, मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो याद हो गया? क्या याद हो गया? एनर्जी याद हो गया? तो सर पूछेगा तो वेवलेंथ। अरे यार अभी भी तो तूने पढ़ा था, एनर्जी 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा लैम्डा इन एंगस्ट्रम। तो तुम्हें अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में याद हो गया, रखना तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है लैम्डा एंगस्ट्रम में आ गया, यही आंसर है। अब भूल के बता, विजिबल लाइट बीच में है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो मेगा तो पीछे मिली, आगे किलो मेगा तो पीछे मिली। रितिका कह रही सर यू भी, वो भी मिली, रुका तनी, वो भी मिली। सर कितना मिली? 10 to 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। छोटा सा इसमें चेंज है, वो पैटर्न में नहीं दिखाई दे रहा आपको, लेकिन बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किलो मेगा मिली माइक्रो, और बीच में 10 to 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेंज में आता है यूबी। 10 to 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में आता है यूबी। अब अगर आप पुलिस आ गए, हाँ पुलिस में बुला के रखता हूं यहाँ पे हमेशा, जिसको नहीं समझ में आया उसको तुरंत पुलिस के हवाले कर देता हूं। जिसने भी थोड़ी भी समझने में नाकामी की, अब तू लिख के दिखा कि नहीं समझ आया, तुरंत तेरा घर का एड्रेस निकालूंगा और पुलिस के हवाले कर दूंगा। तो जान लगा दे समझने में। पुलिस आगे चोर मिली, चोर तो तू है। चलो बताओ, फटाफट बताओ ये क्या फील आया कि नहीं है इस बात का, फटाफट बताइए। तो 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा लैम्डा इन एंगस्ट्रम, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा लैम्डा इन एंगस्ट्रम, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा लैम्डा इन एंगस्ट्रम। एनर्जी याद है? एनर्जी याद है तो लैम्डा आएगा, एनर्जी याद है तो लैम्डा आएगा। आ गया? पूरा समझ आ गया। उद्देश्य भी यही था पढ़ाने का, और पढ़ाने में क्यों आए थे? आधा समझाने के लिए, पूरे समझाने के लिए आए थे। चलो अब कुछ थ्योरेटिकल बातें फोटॉन के बारे में जो आपको अनंत काल के लिए याद होना चाहिए। वो क्या है? ध्यान सुनिएगा। रेस्ट मास ऑफ फोटॉन इज 0। रेस्ट मास एनर्जी, जैसे हम इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास एनर्जी डिफाइन करते हैं। देखो मोस्ट फेमस इक्वेशन साइंस का, फिजिक्स का क्या है? E बराबर mc स्क्वायर। E बराबर mc स्क्वायर। E बराबर mc स्क्वायर क्या होता है? सर वही आइंस्टाइन ने जो दिया था, वो कौन सी एनर्जी दिया था? रेस्ट मास एनर्जी दिया था। E इज इक्वल टू हम बोलते हैं m0 c स्क्वायर। तो यहां पर रेस्ट मास कितना होता है फोटॉन का? 0 होता है, इसलिए रेस्ट मास एनर्जी फोटॉन का क्या होता है? 0। सर रेस्ट मास का मतलब क्या है? मतलब ये है कि फोटॉन रेस्ट में होता है कि चल रहा होता है? सर फोटॉन तो फास्ट मूविंग है, स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा होता है। हाँ, स्पीड ऑफ फोटॉन इन वैक्यूम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। एक फोटॉन को आप रेस्ट में नहीं ला सकते,
तो सर रेस्ट में नहीं ला सकते, तो हमने रेस्ट में लाकर उसका रेस्ट मास कैसे देखा? हाइपोथेटिकल कांसेप्ट है ये, तो रेस्ट में कभी आएगा ही नहीं। अगर रेस्ट में आ जाएगा तो हमने ये हाइपोथेटिकल कांसेप्ट दिया है कि उसका मास क्या हो जाएगा? जीरो। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से याद रखना है कि फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है? जीरो। अगर फोटोन रेस्ट में आ जाएगा तो उसका एनर्जी होगा जीरो, सॉरी फोटोन रेस्ट में आ जाएगा तो उसकी रेस्ट मास एनर्जी होगी जीरो, और उसका रेस्ट मास भी क्या होगा? जीरो। स्पीड ऑफ फोटोन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ फोटोन इन मीडियम क्या होगा? तो c बटा म्यू। म्यू इज नथिंग बट अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू इज नथिंग बट अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चार्ज ऑफ फोटोन, जैसे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है E माइनस 1.6 इंटू 10 टू द माइनस 90। प्रोटॉन का चार्ज प्लस ई होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई होता है। फोटोन का चार्ज कितना होता है? फटाफट बताएं। फोटोन का चार्ज, तो फोटोन का चार्ज होता है जीरो। फोटोन इज अ न्यूट्रल, फोटोन इज न्यूट्रल, और इनफैक्ट फोटोन इज न्यूट्रल एंड फोटोन कैन नॉट बी चार्ज। फोटोन न्यूट्रल तो होता ही है, फोटोन न्यूट्रल होता ही है, साथ साथ में फोटोन को हम चार्ज भी नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट है, फोटोन कैन नॉट बी चार्ज। जैसे बहुत सारे पार्टिकल न्यूट्रल होते हैं, तो उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, उसको कुछ इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉजिटिव चार्ज। लेकिन फोटोन को हम चार्ज नहीं कर सकते। सुनिएगा ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है। फोटोन कैन नॉट बी चार्ज, इट कैन नॉट डेविएट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बिकॉज इट इज न्यूट्रल, बिकॉज इट इज न्यूट्रल। जब ये न्यूट्रल है तो डेविएट कैसे होगा दादा? जब ये न्यूट्रल है तो डेविएट कैसे होगा? क्या ये ग्रेविटेशनल फील्ड में डेविएट होता है? बताइए तो। बट फोटोन कैन डेविएट इन ग्रेविटेशनल फील्ड। फोटोन डेविएट्स इन ग्रेविटेशनल फील्ड, यस यस, लेकिन इसका मास तो जीरो है। हाँ बेटा, जब ये रेस्ट में होगा तो हाइपोथेटिकल कांसेप्ट है कि उसका मास जीरो होगा, मतलब रेस्ट में होने पे इसका रेस्ट मास होगा जीरो। लेकिन इसके पास मूविंग मास होता है, वो मैं भी पढ़ाऊंगा। अब मूविंग इफेक्टिव मास होता है, और कोई भी मासिव पार्टिकल ग्रेविटेशनल फील्ड में तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। हाँ, लास्ट पॉइंट में बहुत अच्छे समझाऊंगा बेटा, थोड़ा तो धीरे धीरे सुनो। फोटोन का रेस्ट में होता है? नहीं, रेस्ट में नहीं होता। अगर रेस्ट में आएगा तो उसका मास क्या होगा? जीरो। रेस्ट मास फोटोन का जीरो होता है, लेकिन फोटोन का कुछ मूविंग मास होता है, बिकॉज इट हैव सम मूविंग मास, सम मूविंग मास, बिकॉज इसके पास कुछ मूविंग मास होता है, और उस मूविंग मास के होने की वजह से वो ग्रेविटेशनल फील्ड में डिविएट होता है। वो मैं पढ़ाऊंगा बेटा। अब एक छोटा सा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ध्यान सुनिएगा। टोटल एनर्जी, टोटल मोमेंटम आर कंजर्व्ड इन एवरी इलेक्ट्रॉन फोटोन इंटरेक्शन, बट नंबर ऑफ फोटोन इज नॉट कंजर्व्ड। क्या होता है कि कहीं बहुत सारे फोटोन जा रहे हैं, और बहुत सारे फोटोन 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 जा रहे हैं, और किसी इलेक्ट्रॉन को देख के सारे फोटोन शर्माएंगे, और फोटोन इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट जब करेंगे तो टोटल एनर्जी सिस्टम का टोटल मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल चार्ज सब कंजर्व रहता है। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, टोटल मोमेंटम, टोटल एनर्जी, टोटल मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम, ये तो आपने पढ़ा ही होगा ना कि मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, टोटल चार्ज, चार्ज कंजर्व रहता है यूनिवर्स में, आपने तो पढ़ा ही है ना, तो हमेशा कंजर्व रहता है। टोटल चार्ज इज कंजर्व, बट टोटल नंबर ऑफ फोटोन इज नॉट कंजर्व। टोटल नंबर ऑफ फोटोन इज नॉट कंजर्व, टोटल नंबर ऑफ फोटोन इज नॉट कंजर्व। सो टोटल नंबर ऑफ फोटोन कंजर्व क्यों नहीं होता? तो एक आप पढ़ेंगे यहां पे, ड्यू टू मूविंग मास इट शो डेविएशन इन ग्रेविटेशनल फील्ड। बिल्कुल सही है। क्या नाम है तुम्हारा? तिविसा, तिविसा, बहुत बढ़िया बेटा। सुनो, मान लो एक फोटोन है, ये दूसरा फोटोन, फोटोन का सिंबल हम ऐसे लेते हैं, टू फोटोन। दो हाईली एनर्जेटिक फोटोन एक दूसरे से इंटरेक्ट करके इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन बनाते हैं। इस इक्वेशन को, रिएक्शन को हम कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। ये आपको पढ़ाऊंगा मैं मॉडर्न फिजिक्स में। तो यहां देखिए दो फोटोन थे, यहां पे फोटोन खत्म हो गए, तो एक्चुअल में होता है पेयर प्रोडक्शन। इसमें क्या क्या समझ आया आपको? क्या क्या समझ आया कि सर यहां पे नंबर ऑफ फोटोन कंजर्व नहीं है, लेकिन टोटल एनर्जी कंजर्व रहता है, टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है, टोटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, सारी चीजें कंजर्व रहती है, लेकिन नंबर ऑफ फोटोन कंजर्व नहीं रहता है। फोटोन के पास चार्ज कहां से आया? नहीं है बेटा चार्ज, तो सर चार्ज कंजर्व कैसे होगा? देखो टोटल चार्ज इधर बोलो क्या है? जीरो, और इधर देखो एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज, चार्ज कंजर्व है। चार्ज कंजर्व होने का मतलब ये थोड़ी कि चार्ज रहना चाहिए, इनिशियल चार्ज जीरो है तो फाइनल चार्ज भी रिएक्शन में जीरो होगा। टोटल चार्ज इज कंजर्व बट टोटल नंबर ऑफ फोटोन इज नॉट कंजर्व। यस, नेक्स्ट, द वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ये वेलोसिटी ऑफ फोटोन किस तरीके से फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा? वेलोसिटी ओनली डिपेंड्स ऑन मीडियम, मीडियम, बट it does not depends on frequency and source। फोटोन का या लाइट का जो स्पीड होता है ना, वो मीडियम पे चेंज होने से चेंज हो जाता है, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। बच्चा पूछ रहा सर व्हाई नंबर फोटोन इज नॉट कंजर्व? देखो क्योंकि ये रिएक्शन हो रहा है, पेयर प्रोडक्शन, इसमें दो फोटोन थे, इधर दो फोटोन गायब हो गए, नहीं है फोटोन, फोटोन का फॉर्मेशन भी होता है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन से मिलकर। तो ध्यान दीजिए, वेलोसिटी ओनली डिपेंड्स ऑन मीडियम, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी एंड सोर्स। किसी भी लाइट का या फोटोन का जो स्पीड होता है वो मीडियम चेंज होने से चेंज होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी और सोर्स पे स्पीड डिपेंड नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ आया अच्छे से? ये बात आपको समझ आया अच्छे से? नेक्स्ट देखिए, एंड एक बात और, फ्रीक्वेंसी किस चीज पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी ओनली डिपेंड्स ऑन सोर्स, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन, fill in the blanks,
इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन डैश, और डैश को फिल करिए फटाफट, डैश को फिल करिए फटाफट, है ना बेटा, डैश को फिल करिए फटाफट, डैश को फिल करिए। फ्रीक्वेंसी ओनली डिपेंड्स ऑन सोर्स, किसी भी फोटोन या लाइट की फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करती है, किस चीज पे डिपेंड नहीं करती। फ्रीक्वेंसी ओनली डिपेंड्स ऑन सोर्स बट इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, डैश, डैश में भर इसको फिल कर। बहुत तेजस्वी हो बेटा, दरअसल वेलोसिटी वाइस वर्सा, ये वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं किया तो फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। सैल्यूट, सैल्यूट है साहब तुम्हारे जज्बे को, तुम्हारी बुद्धि को, तुम्हारी हिम्मत को। मीडियम आएगा बकलोल, मीडियम एंड डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स। अगर एक फोटोन की फ्रीक्वेंसी सोर्स से r डिस्टेंस पे है, f है, अगर किसी फोटोन की फ्रीक्वेंसी सोर्स से r डिस्टेंस पे है तो डिस्टेंस डबल करने पे वही फ्रीक्वेंसी रहेगी। मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, मीडियम चेंज होने से फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, और सोर्स से डिस्टेंस चेंज होने से भी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, सेम रहता है। दो बातें यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, मीडियम एंड डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स, मीडियम एंड डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स। चलिए इस सवाल का जवाब दीजिए, इज एक्सरे कैन डेविएट इन ईएम फील्ड, ये आईआईटी 2006 का सवाल है। बताइए यस और नो दिखना चाहिए, बस मुझे यस और नो दिखना चाहिए, यस और नो, यस और नो, इज एक्सरे कैन डेविएट इन ईएम फील्ड, यस और नो, यस और नो। पुलिस आई रे बाबा, पुलिस आई, पुलिस ना तुम्हारे जैसे शकल वाले इंसान को ढूंढ रहा है। कितने खराब शकल का इंसान भारत में कैसे आया, घर से मत निकलना, पुलिस उठा के ले जाएगी। ये केस कह रहा है भाई साहब, बेटा एक्सरे इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ फोटॉन्स। जितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होते हैं उनको आप फोटोन मानेंगे जब वो लाइट से इंटरेक्ट करेंगे तो, सॉरी इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेंगे तो एक्सरे इज नथिंग बट फोटोन, फोटोन इज न्यूट्रल, और कोई भी न्यूट्रल चीज जिसके पास चार्ज नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में डेविएट नहीं होता। आंसर आएगा नो, गजब चोमू हो, आंसर आएगा नो, तुम गजब चोमू हो रामलाल, आंसर आएगा नो, तुम गजब चोमू हो। चलो नेक्स्ट देखो। अब एक जनरल टोटल एनर्जी का एक फार्मूला होता है किसी भी रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए। जब पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल, मैं तुम, अगर बहुत तेज गति से चल रहे होंगे, या इलेक्ट्रॉन, फोटोन, न्यूट्रॉन, तो जब वो मोशन में होगा तो उसके पास दो तरह की एनर्जी होती है। एक उसके मास की वजह से जो एनर्जी आती है जिसको हम कहते हैं रेस्ट मास एनर्जी, और दूसरा मोशन में होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी। तो उसके पास दो तरह की एनर्जी होती है, ठीक है बेटा। एक कौन सी एनर्जी सर, एक रेस्ट मास एनर्जी, तो ये हो गया आपका रेस्ट मास एनर्जी जो हम लिखते हैं m0 और दूसरा इसका काइनेटिक एनर्जी, जिस काइनेटिक एनर्जी को हम लिखते हैं P इंटू सी। ये इसका काइनेटिक एनर्जी, देखो ना, P इज मोमेंटम, यहां पे P को क्या बोलते हैं, मोमेंटम। तो किसी भी रिलेटिविस्टिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, स्पेशली मॉडर्न फिजिक्स में उसकी जो काइनेटिक एनर्जी आती है वो होती है P, वेयर P इज मोमेंटम। अगर वो स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा है तो सर, वो किसी स्पीड v से चल रहा है तो, अगर किसी स्पीड v से चल रहा है तो pv हो जाएगा। अब इसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो टोटल एनर्जी इन दोनों का सम होगा। इस एनर्जी स्केलर होता है तो सिंपल सम कर देते हैं, लेकिन सिंपल सम करने के बाद जब हमने टोटल एनर्जी देखी तो मैच नहीं कर रहा था। ये पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से टोटल एनर्जी आती है E। तो सर ये वेक्टर की तरह जोड़ रहे हो, जैसे हमने एसी में जोड़ा था करंट को, आपने करंट को एसी में वेक्टर की तरह ऐड किया था, लेकिन करंट वेक्टर होता नहीं है, करंट एक स्केलर ही है। आपने अल्टरनेटिंग करंट में एसी में पोटेंशियल को वेक्टर की तरह ट्रीट किया था, ऐड किया था, लेकिन वेक्टर होता नहीं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे एक थ्योरम आता है जो आपके सिलेबस में नहीं है, हायर क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ से समझना थोड़ा सा आसान होता है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। व्हाट इज P इज मोमेंटम। किसी भी रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए दो तरह की एनर्जी को जब हम ऐड करते हैं तो ट्रायंगल थ्योरम से ऐड होता है। ये इसकी रेस्ट मास एनर्जी, रेस्ट मास एनर्जी mc² जो आप कहते हो, और ये इसकी काइनेटिक एनर्जी, और ये आएगी बेटा टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी पाइथागोरस थ्योरम से हम निकालते हैं। तो टोटल एनर्जी को कैसे लिखेंगे, टोटल एनर्जी को लिखेंगे E इज इक्वल टू, ये आपका PC का होल स्क्वायर प्लस m0c² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू E इज टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी ये एक्सपेरिमेंटली हमने देखा है, तो ये साहब हमें याद रहना नहीं चाहिए, इसकी कोई जरूरत खास नहीं है, क्योंकि स्पेशली हम यहाँ पे बात करने वाले हैं फोटोन के लिए। और फोटोन के लिए एक स्पेशल कंडीशन, इसमें क्या चेंज हो जाएगा आराम से सोच के बताइए। वेयर m0 इज अ रेस्ट मास, वेयर m0 इज अ रेस्ट मास, तो फोटोन के लिए यहाँ पे क्या चेंज आने वाला है, बहुत ही अब्रप्ट चेंज आएगा। इस इक्वेशन में बहुत ही अब्रप्ट चेंज आने वाला है। बताइए बताइए, यहां पे सोच के बताइए कि अगर मैं इसी इक्वेशन को, ये किसी भी रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए, लाइक एग्जांपल लिख देता हूं, एग्जांपल फोटोन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, किसी के लिए भी होता है, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, क्या चेंज आने वाला है, क्या चेंज आने वाला है। यहां पे चेंज आने वाला है कि रेस्ट मास फोटोन के लिए होता है 0। अगर m0 को 0 पुट कर दूं तो फोटोन का रेस्ट मास 0, तो इसकी रेस्ट मास एनर्जी मास 0 होने से ये 0 हो जाएगी। तो सर ये बनेगा PC का होल स्क्वायर, रूट, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा, तो E बराबर बचेगा PC। तो PC मतलब मोमेंटम एंड स्पीड ऑफ लाइट का प्रोडक्ट, ये होता है इसकी टोटल एनर्जी। तो फोटोन की टोटल एनर्जी को हम लिख सकते हैं PC, दैट इज प्योरली काइनेटिक, दैट इज प्योरली काइनेटिक। और ये आपको बहुत ज्यादा याद रहना चाहिए, मतलब ये एमआर रट्टा के कैटेगरी में आता है, इसको एमआर रट्टा का लेवल हमने दिया है। E बराबर PC, सर PC मतलब प्रियंका चोपड़ा, थोड़ी सी पुरानी हीरोइन है लेकिन काम चला लो इसी से। E बराबर प्रियंका चोपड़ा, एनर्जी ऑफ फोटोन इज नथिंग बट प्रियंका चोपड़ा, एनर्जी ऑफ फोटोन इज नथिंग बट प्रियंका चोपड़ा। E बराबर PC,
P फॉर प्रियंका, C फॉर चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा। एनर्जी ऑफ फोटॉन इज नथिंग बट प्रियंका चोपड़ा। और पीसी काइनेटिक एनर्जी थी तो प्योरली काइनेटिक होता है। लेकिन सर एनर्जी ऑफ फोटॉन तो हमने ये पढ़ा है HF, एनर्जी ऑफ फोटॉन तो हमने सर HF पढ़ा है। हाँ तो सही पढ़ा है, क्या गलत पढ़ा है? HF होता है इज इक्वल टू पीसी। तो सर HF तो टोटल एनर्जी था। हाँ टोटल एनर्जी जो आपका है वही फोटॉन की काइनेटिक एनर्जी है, वही फोटॉन की काइनेटिक एनर्जी है। तो अगर आपसे कल को कोई पूछता है कि E बराबर HF, ये हम किसके लिए लिख सकते हैं E बराबर HF, तो बेटा ध्यान देना, कई बार हम इमोशनल हो जाते हैं, कई बार हम इमोशनल हो जाते हैं और गलती से E बराबर HF इलेक्ट्रॉन के लिए लगा देते हैं, प्रोटॉन के लिए लगा देते हैं। ये काम मत करना, ये काम मत करना। दिस रिलेशन ओनली फॉर फोटॉन, और एग्जैक्टली फोटॉन के लिए यहां से आया है पीसी, फोटॉन के लिए क्या है पीसी। तो याद रखिएगा एनर्जी ऑफ फोटॉन इज पीसी, प्रियंका चोपड़ा। ओ पंकज सिजरिया, बहुत बढ़िया। एनर्जी ऑफ फोटॉन इज नथिंग बट पंकज सिजरिया, ये भी ठीक है, लेकिन वो सी फॉर सिजरिया नहीं है, एस फॉर सिजरिया। कोई बात नहीं, नाम चेंज कर दो, क्या दिक्कत है? कर दिया, नाम चेंज कर दिया। आज से पंकज सिजरिया में एस नहीं होगा, पंकज सिजरिया सर बोलो, सॉरी आई एम वेरी मच सॉरी। पी फॉर पंकज और सी फॉर सिजरिया, ठीक है ना? तो एनर्जी ऑफ फोटॉन कितनी होती है? पंकज सिजरिया सर के बराबर होती है। चलो ठीक है भाई, प्रियंका चोपड़ा रहने दो, पंकज सिजरिया, सी फॉर सिजरिया, ठीक है भाई, ठीक है। पी क्या है? मोमेंटम। तो फोटॉन की मोमेंटम क्या होगी? मोमेंटम ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू ई बाई सी। अरे दादा ई बराबर पीसी तो पी बराबर ई बाई सी। पंकज सर केमिस्ट्री नहीं, सी फॉर सिजरिया भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सी फॉर सिजरिया क्या दिक्कत है? ऐसे याद रख लो तुम तो। पंकज चोपड़ा पंकज सर को बता देना, पंकज सर आपका नाम चेंज हो गया थोड़ा सा, है ना? एस फॉर सिजरिया नहीं, सी फॉर सिजरिया हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो P बराबर EC। ओ भाई साहब कहां जा रहे हो? अब तुम्हें यहां रुक जा, अब तुम्हें यहां पे याद करने के लिए कोई खास दिक्कत नहीं आएगी, सीधा याद रखिएगा P बराबर E बाई सी। मोमेंटम क्या होगा सर? EC के बराबर होगा। E को हम क्या लिख सकते हैं सर? E को लिख सकते हैं HF बाई सी। हाँ वही बेटा, यहाँ पे HF बराबर PC रखोगे तो P बराबर HF बाई सी आ जाएगा ना। देखो HF बाई सी, C को सर हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, F को लिख सकते हैं C बाई लेमडा। हाँ तो रखो F को रखो C बाई लेमडा, C से C कैंसिल होगा, ये लेमडा नीचे आ जाएगा। तो मोमेंटम बराबर आएगा E बाई सी, E को लिखोगे HF बाई सी, इसको लिख सकते हो H बाई लेमडा। तो कई सारे अलग अलग लैंग्वेज पे ये सवाल आपके सामने आ सकता है, कई अलग अलग लैंग्वेज पे सवाल आपके सामने बन सकता है। एनर्जी दिया होगा, ठीक है बेटा, एनर्जी दिया होगा और आपको मोमेंटम पूछ सकता है, फ्रीक्वेंसी दिया होगा, मोमेंटम पूछ सकता है, ये वेवलेंथ दिया होगा, मोमेंटम पूछ सकता है। तो E बराबर PC याद रखेंगे, आप सारे सवाल आराम से सॉल्व कर लेंगे। अब आते हैं मास के बारे में बात करते हैं, मास के बारे में बात करते हैं। मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं? बताओ मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, हाँ लिख सकते हैं। तो P को लिख सकते हैं मास इनटू वेलोसिटी, क्योंकि फोटॉन तो स्पीड ऑफ लाइट से चलता है, इज इक्वल टू E बटा C। देखो P बराबर E बाई सी होगा क्या? हाँ सर P बराबर होगा E बाई सी, P बराबर होगा E बाई सी। P को हम क्या लिख सकते हैं सर? आप P को लिख सकते हैं MC इज इक्वल टू E बाई सी। तो M इज इक्वल टू हो जाएगा E बटा C स्क्वायर, E बटा C स्क्वायर। ठीक बात है क्या? E बटा C स्क्वायर। समझ आई ये बात? बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट चलिए जल्दी से समझते हैं। द मोमेंटम ऑफ फोटॉन ऑफ वेवलेंथ इतना विल बी। अब देखिए कितना बढ़िया सवाल आ गया, वेवलेंथ क्या है, मोमेंटम पूछा है, तो एकदम बेसिक से जाइए। E बराबर PC, आप एकदम बेसिक से जाइए। तो P बराबर होगा E बाई सी, E को लिखेंगे HC बाई लेमडा, तो आ जाएगा H बाई लेमडा। H की वैल्यू होती है 6.67 into 10 to the power -34 बटा लेमडा, ये दिया हुआ है आपका 5000 एंगस्ट्रॉम। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो एंगस्ट्रॉम मतलब 10 to the power -10, तो ये 10 to the -24 आ जाएगा। 6.67 बटा 5 into 10 to the power 10 to the -10 से कैंसिल करोगे तो 10 to the -24 डिवाइडेड बाय 10 to the power 3, ये कैंसिल करोगे -10 है ना, ठीक है, तो ऊपर जाएगा तो -27 और ये हो जाएगा 1.3 into 10 to the power -27। फर्स्ट इज करेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट। अब सुनना, अब नेक्स्ट देखना। रेडिएशन ऑफ एनर्जी E एंड नंबर ऑफ फोटॉन इन, देन फाइंड इफेक्टिव मूविंग मास। अभी जो आपने इफेक्टिव मूविंग मास निकाला था वो E बटा C स्क्वायर था, लेकिन यहां पे E है एनर्जी ऑफ फोटॉन, एनर्जी ऑफ फोटॉन। अगर मैं आपको रेडिएशन की एनर्जी बता दूं, मतलब लाइट बीम की एनर्जी बता दूं, और वहां से इफेक्टिव मूविंग मास निकालने के लिए बोलूं, तो एक डिफरेंस आएगा यहां पे, और वो डिफरेंस ध्यान से सोच के जब निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा M बराबर E बाई NC स्क्वायर। अब इस बात को थोड़ा सोचना कैसे आया, ये आपका होमवर्क है। बस मैं क्लास कैंसिल कर रहा हूं, मतलब खत्म कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, पहली क्लास है, थोड़ा समय दे दे, एहसान कर मास्टर पे। और बायो क्लास रिकॉर्डेड है, आज मैंने देखा था नोटिफिकेशन, सारा होमवर्क करके आता हूं मैं। बायो क्लास तुम्हारा रिकॉर्डेड है, तो थोड़ा देर भी शुरू करेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा सा समय दे दे बेटा, और ध्यान से देख। इसमें सोचना ये इसका आंसर होगा सही, क्योंकि यहाँ पे ये जो E लिखा है ना वो एनर्जी ऑफ फोटॉन है, लेकिन अभी फोटॉन की एनर्जी नहीं दी हुई है, लाइट बीम की एनर्जी दी हुई है, लाइट बीम की एनर्जी दी हुई है, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट देखना, फोटॉन इन मोशन हैज अ मास, मतलब इफेक्टिव मूविंग मास पूछ रहा है, देखिएगा ध्यान से। फोटॉन इन मोशन हैज मास, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ एमआर? गूगल इट, गूगल पे लिख एमआर, पता चल जाएगा। गजब बेवकूफी कर रहा है यार, कहां से आया? युगांडा से आया क्या? कहां है घर बबुआ तुहार? युगांडा से हो, एमआर को नहीं जानते हो? गूगल करो, पता चल जाएगा। चलो देखो, फोटॉन इन मोशन हैज अ मास, अगर एक फोटॉन मोशन में तो उसका मास क्या होगा, फटाफट बताइए। सर E बराबर होता है, आपने बोला था P बराबर, सॉरी E बराबर PC,
हाँ सर, ई बराबर पीसी। अगर ये ई बराबर पीसी है तो ई बराबर पीसी है तो ई को मैं लिख सकता हूं, सॉरी पी को मैं लिख सकता हूं ई बाई सी, और पी हो जाएगा तुम्हारा एम सी, मतलब मास इज इक्वल टू ई बाई सी स्क्वायर। या तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ऐसे लिखते हैं तो भी चलेगा। ई को लिख सकते हैं आप एच एफ बटा सी स्क्वायर। कंफ्यूज मत होना बेटा, यहां से म्यू से फ्रीक्वेंसी लिखते हैं या एफ से भी लिखते हैं। म्यू और एफ एक ही चीज है, दोनों फ्रीक्वेंसी को ही बताता है, दोनों फ्रीक्वेंसी को ही बताता है। तो बात पहली क्लास थी तो इतना ही रहने देते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा लैग आ जाएगा, ये होमवर्क आप कर लेना। और अगर डीपीपी में पावर और रेडिएशन इंटेंसिटी वाले सवाल होंगे तो उसको छोड़ देना, ठीक है बेटा। इंटेंसिटी और पावर मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। रेडिएशन प्रेशर आपने पढ़ लिया है ईएम में तो ठीक है, नहीं तो मैं रेडिएशन प्रेशर यहां पढ़ा दूंगा, सवाल मॉडर्न फिजिक्स में पूछे जाते हैं। रहने देते हैं, आज पहली क्लास थी कोई बात नहीं, लेकिन आप तैयार रहिएगा, क्लासेस इस तरीके से नहीं चलेगी। पहला क्लास था इसलिए छोड़ रहा हूं, तो आप तैयार हो, अपने आप को मजबूत बनाओ यार। कैसे कमजोर बच्चे की तरह सर छोड़ दो ना, अरे पकड़ा कहां है अभी, आज तो पहली क्लास थी, पकड़ा ही नहीं मैंने ढंग से, इतनी जल्दी कैसे छोड़ दूंगा। तो तैयार रहो थोड़ा सा पढ़ाई करने के लिए, और कमजोर जैसे करो तो लात मार के भगा दूंगा। समझ में आया कि नहीं आया? कमजोर बच्चे जैसे मत करो, थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। सोच अगर तुम्हारे जैसे बच्चे डॉक्टर बन गए तो क्या करेंगे? आधी ऑपरेशन करेंगे, बोलेंगे चलो आप छुट्टी करते हो, मजा नहीं आ रहा ऑपरेशन करने में। अरे जिंदा आदमी को मार देगा तू, बनने भी नहीं चाहिए तुम्हारे शकल के डॉक्टर, तो तुम्हारे जैसे इंटेंशन वाले डॉक्टर तो बनने भी नहीं चाहिए, जिंदा आदमी को मार दोगे। बोले चलो टाइम हो गया, 1 घंटा 45 मिनट हो गया, मैं घर जाऊंगा, मैं ऑपरेशन नहीं करूंगा। तुम्हारे जैसे डिटर्मिनेशन वाले डॉक्टर तो बनने भी नहीं चाहिए कभी, कमजोर इंसान। तुमसे ज्यादा अच्छे तो अर्जुना वाले बैच के बच्चे, सच बताता हूं। अर्जुना वाले बच्चे पता है 3 घंटे पढ़ाता हूं उनको, सो उनकी 2 क्लास नहीं होती है, 2 क्लास होती है, लेकिन उनसे पूछ लेना 2.5 घंटे 3 घंटे पढ़ाता हूं इनको, और बहुत मजे से पढ़ते हैं, एकदम खुश होकर एंजॉय करके पढ़ते हैं, झूम जाते हैं बच्चे। या तो पढ़ना छोड़ दे और नहीं तो ढंग से पढ़, ठीक है। और सुनना, पावर और इंटेंसिटी वाले और रेडिएशन प्रेशर के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगा। धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।